नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पेशल नॉवेल्स में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें अपनी कहानी जारी रखने के लिए समर्थन देना चाहते हैं तो आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाइप करें। अगर आपको नहीं पता कि हाइप क्या होता है तो हम बता दें, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पर हाइप का विकल्प मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। वो सिंड्रेला की कहानी जैसी है। डैडी, क्या आपने खरगोश की फैमिली देखी? ये पापा खरगोश हैं, ये मम्मा खरगोश हैं और ये बेबी खरगोश है। टीचर्स बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे कैंडीज दी। डैडी, क्या आपको कैंडीज पसंद हैं? प्राइवेट डाइनिंग रूम में लावण्या की चहकती आवाज़ गूंज रही थी। उसने निखिल को किंडरगार्टन के बारे में वो सब कुछ बताया जो उसे पसंद आया, और साथ ही उसके सवालों के जवाब भी जल्दी जल्दी दे रही थी। अपने होठों को सिकोड़ते हुए निखिल ने सिर हिलाया। लावण्या के चेहरे पर उसकी नज़रें नर्म हो गईं। हाँ, मुझे कैंडीज पसंद है। तुम्हारी फेवरेट कौन सी है लवू? चॉकलेट कैसी लगती है? मुझे सब कुछ पसंद है। मेरे और मॉमी के आने से पहले ग्रैंपा और ग्रैंडमा ने मुझे स्ट्रॉबेरी कैंडीज और चॉकलेट दी थी। बिना पूछे ही निखिल समझ गया कि लावण्या मिस्टर एंड मिसेस सूट का जिक्र कर रही है। जिस खुशी से वो बोल रही थी, उससे लग रहा था कि उसका उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। निखिल ने मन ही मन नोट बना लिया कि वो बाद में एलिना से सूट फैमिली के बारे में पूछेगा। उसे बस सही समय का इंतजार था। अभी के लिए उसका पूरा ध्यान लावण्या पर था। खाना मत भूलना लवू, एलिना बेबसी से मुस्कुराई। उसकी आंखें लावण्या की प्लेट से हटकर उसके चेहरे पर गईं। या तुम्हारा पेट भर गया है? लावण्या खाने में नखरे नहीं करती थी। वो मसालेदार खाने को छोड़कर लगभग सब कुछ खा लेती थी। उसे सब्जियां भी बहुत पसंद थीं, खासकर गाजर, टमाटर और तुरई। मुझे अभी भी भूख लगी है। लावण्या शर्माते हुए मुस्कुराई। उसके गोल मटोल गाल गुलाबी हो गए। मैं फिर से खाऊंगी मॉमी। लावण्या ने फिर से खाना शुरू कर दिया। निखिल ने भी ऐसा ही करने से पहले फ़ोन एलिना को वापस कर दिया। वो चुपचाप अपने मुंह में रखा निवाला चबाता रहा। कुछ देर बाद लावण्या ने एक चिकन के टुकड़े में कांटा फंसाया और फिर निखिल की तरफ देखा। उसकी ये छोटी सी हरकत भी निखिल की नज़रों से नहीं बची। निखिल ने अपनी भौहें चढ़ाईं और अपना खाना निगलने के बाद धीरे से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए लवू? हमेशा की तरह एलिना बिना कुछ ज्यादा कहे निखिल और लावण्या की बातचीत देखती रही। वो चुपचाप अपना खाना चबा रही थी और ये भी सोच रही थी कि छोटी बच्ची क्या करना चाहती है। लावण्या ने अपना सिर झुकाया और सीधे निखिल को घूरने लगी। जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज़ में थोड़ी सावधानी थी। डैडी, क्या आपको चिकन पसंद है? निखिल ने पलकें झपकाईं। उसे लावण्या से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी ग्रिल्ड चिकन की प्लेट पर नजर डाली। आधा चिकन वो खा चुका था। हाँ, पसंद है। निखिल ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से दोहराया, मुझे चिकन पसंद है। लवू, क्या तुम्हें भी चिकन पसंद है? ही, मुझे चिकन बहुत पसंद है। डैडी, ये लीजिए। लावण्या ने कांटा निखिल की तरफ बढ़ाया। उसका इरादा साफ था कि वो उसे अपने कांटे में लगा चिकन खिलाना चाहती है। उसकी भूरी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं क्योंकि वो अपने डैडी के मुंह खोलने का इंतजार कर रही थी। निखिल एक पल के लिए हिचकिचाया। लावण्या जिस सहजता से उसके साथ पेश आ रही थी, उससे उसका सीना कस गया। अपना मुंह खोलकर उसने चिकन का टुकड़ा खाया और सोच समझकर उसे चबाने लगा। ये एक बेटी का अपने पिता के साथ खाना शेयर करने का एक साधारण सा काम होना चाहिए था, लेकिन निखिल के लिए इसका मतलब बहुत ज्यादा था। लावण्या की उसके करीब आने की इच्छा के कारण उसका दिल आभार और राहत से भर गया। ये टेस्टी है लवू, बहुत डिलिशियस। किसी तरह चिकन का ये खास टुकड़ा उन टुकड़ों से ज़्यादा डिलिशियस था जो निखिल ने खाए थे। उसने सोचा कि शायद ऐसा लावण्या की आंखों में छलक रही सच्ची खुशी की वजह से था। फ्रूट प्लेट की तरफ देखते हुए निखिल ने लावण्या से पूछा। उसकी आवाज़ सावधान थी, लवू, क्या तुम्हें सेब चाहिए? मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फ्रूट प्लेट को लगभग किसी ने नहीं छुआ था। लाल सेब, स्ट्रॉबेरी और कीवी के टुकड़े प्लेट पर करीने से सजे थे। उसकी आंखें खुल गईं। लवू ने फिर से अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया, जैसे कोई छोटा चूजा दाना चुग रहा हो। उसकी आवाज़ और ऊंची हो गई जब उसने उत्साह से कहा, डैडी, मुझे स्ट्रॉबेरी भी चाहिए। ही, बिल्कुल। निखिल ने महसूस किया कि फ्रूट प्लेट की तरफ बढ़ते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं। छोटे कांटे का इस्तेमाल करके उसने सेब के टुकड़ों में कांटा फंसाया और फिर उसे लावण्या के होठों तक ले गया। सावधान लवू, निखिल ने हल्की सी त्योरियां चदाईं। वो नुकीले कांटे और इस बात को लेकर चिंतित था कि कहीं टुकड़ा लावण्या के लिए बहुत बड़ा ना हो। एक छोटा बाइट लो। मुझे इसे पहले काटने दो। डैडी, लवू खा सकती है। लावण्या ने अपना सिर हिलाया और फिर अपना मुंह चौड़ा करके खोला। लेकिन अगर तुम्हारे गले में फंस गया तो? निखिल का सवाल सुनकर एलिना हंस पड़ी। उसने धीरे से बीच में कहा, निखिल, ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें सेब काटने की जरूरत नहीं है। ओके। निखिल के गालों से गर्मी निकलने लगी।
शर्माते हुए मुस्कुराकर उसने लावण्या को सेब का टुकड़ा खाने दिया। यम, टेस्टी, धक। निखिल को लगा जैसे लावण्या के ये कहने पर कि सेब कितना यमी था। एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन रुक गई थी। अपने होठों को सिकोड़कर उसने सोचा कि क्या उसके अंदर उठ रही ये गर्मजोशी सच्ची खुशी का संकेत थी। नहीं, मुझे फिर से रोना नहीं चाहिए। ललवू, तुम्हें अब स्ट्रॉबेरी चाहिए, है ना? हम अभी भी सेब चबाते हुए लावण्या ने उत्सुकता से सिर हिलाया। निखिल चुपचाप हंसा। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने स्ट्रॉबेरी के टुकड़े में कांटा फंसाया। वो बहुत खुश था। वो 5 साल से ज्यादा समय से इतना खुश नहीं हुआ था। अनजाने में कांटे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए निखिल ने कसम खाई कि वो अब कभी अपने परिवार को नहीं खोएगा। एक शानदार लंच के बाद निखिल, एलिना और लावण्या रेस्टोरेंट से निकल गए। जैसा कि पहले तय हुआ था, उन्होंने पास के पब्लिक पार्क में जाने का फैसला किया। कार से वहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगता था। एलिना ने सुझाव दिया कि निखिल उसकी कार में चले और अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट के पास ही छोड़ दे। उसे परेशान करने की चिंता के बावजूद निखिल तुरंत मान गया। लावण्या को अपनी बाहों में उठाए निखिल एलिना के पीछे पीछे वहां गया जहां उसने कार पार्क की थी। नीचे झुकी हुई पेड़ों की शाखाओं ने उस जगह को ठंडा रखा हुआ था और गर्मी की धूप से भी बचा रही थी। डैडी, मुझे नीचे उतारो। जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, लावण्या छटपटाने लगी। निखिल झुका और धीरे से छोटी बच्ची को जमीन पर उतारा। एलिना ने चाबी का बटन दबाया जिससे दरवाजे अनलॉक हो गए। लवू, एलिना ने कार का दरवाजा खोलने के बाद एक बार ताली बजाई और लावण्या की तरफ मुस्कुराई। अब अपनी सीट पर बैठ जाओ। ओके, मॉमी प्लीज मेरे फूल पकड़ लो। थैंक यू। ही, मुझे दे दो। लावण्या कार में चढ़ी और फिर पीछे की तरफ बच्चे की कार सीट पर बैठ गई। निखिल माँ और बेटी को देखता रहा और उसे एहसास हुआ कि उसकी कार में ये नहीं था। अगर उसे सही से याद था तो कानून के मुताबिक एक निश्चित उम्र के बच्चों को सफर के दौरान चाइल्ड सीट पर बैठना जरूरी था। यकीनन लावण्या उस उम्र सीमा में थी। मैं जल्द ही एक चाइल्ड सीट ले लूंगा। निखिल ने एलिना को लावण्या को उसकी बूस्टर सीट में बेल्ट लगाते देख निराश होकर बुदबुदाया। उसके उदास चेहरे से उसकी खुद से असंतुष्टि साफ झलक रही थी। समझते हुए कि निखिल किस बारे में बात कर रहा था, एलिना ने अपनी हंसी रोकी। उसने लवेंडर का गुलदस्ता लावण्या को वापस दिया और फिर कार का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी नज़रें उस आदमी के उदास चेहरे पर टिकी थीं। खुद से नाराज मत हो, एलिना ने कहा। उसकी आवाज में अभी भी हंसी का हल्का सा एहसास था। तुम्हें लवू के बारे में पता नहीं था। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही तुम्हारी कार में बैठने के लिए उत्सुक होगी। निखिल हल्का सा मुस्कुराया, ये जानते हुए कि एलिना उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। अपनी नज़रें उससे हटाकर लावण्या पर टिकाते हुए उसने देखा कि छोटी बच्ची उन्हें सीधे देख रही थी। उसने अपनी छोटी हथेलियां खिड़की पर दबा रखी थीं। निखिल के मुंह से हंसी निकल गई। लावण्या की तरफ हाथ हिलाते हुए वो उस पल को याद किए बिना नहीं रह सका जब वो कुछ घंटे पहले उस छोटी बच्ची से पहली बार मिला था। निखिल ने अपनी आंखें लावण्या से हटाकर एलिना पर टिका दी। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर पड़ रही रोशनी की लकीरों पर टिकी थीं, जो ऊपर की पत्तियों से छनकर आ रही थीं। इतने सालों बाद भी वो उसके लिए हमेशा की तरह अद्भुत थी, चाहे वो उसकी दीप्तिमान मुस्कान हो या उसका गर्मजोशी से भरा दिल। अपनी भौहें चढ़ाते हुए एलिना ने पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, निखिल? निखिल ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये सोचते हुए कि एलिना अभी भी वैसी ही थी। वो उसे इतनी अच्छी तरह से जानती थी कि वो बता सकती थी कि उसके मन में कुछ चल रहा है। मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। कुछ देर चुप रहने के बाद निखिल ने कहा, उसकी आवाज़ दबी हुई थी। मैं कुछ दिन पहले जब हम मिले थे तो बहुत खुश था, लेकिन मैं अब और भी ज़्यादा खुश हूँ। निखिल रुका और फिर एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें झुका लीं। वो सीधे एलिना की तरफ नहीं देख पा रहा था, जिसकी नज़रें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी थीं। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिर्फ वे और उनका बच्चा ही मौजूद थे। आसपास का अस्पष्ट शोर जैसे कुछ भी नहीं में विलीन हो गया था। एक हल्की सांस छोड़ते हुए निखिल ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, ये सब वाकई बहुत अचानक है, लेकिन मेरा मतलब है, मैंने पहले कभी इतना धन्य महसूस नहीं किया। हम फिर से मिले और मैं अपने बच्चे से भी मिला। निखिल खुद को एलिना से ये कहने से रोक नहीं सका। उसके सामने फिर से भावुक होने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन अभी वो सिर्फ यही सोच पा रहा था। हमेशा शांत और समझदार रहने वाला निखिल विक्रांत अपनी पूर्व प्रेमिका से दोबारा मिलने और उस बच्चे के परिचय के बाद, जिसे वो पहले कभी नहीं जानता था, भावनाओं के समंदर में डूब रहा था। एलिना के होठों पर एक मुस्कान आई, लेकिन वो कड़वी थी। निखिल का अपराध बोध बहुत बड़ा था, भले ही वो बाहर से ठीक दिख रहा था। अनजाने में अपनी दाहिनी मुट्ठी को भींचते और खोलते हुए एलिना हिचकिचाई और फिर धीरे से निखिल की जैकेट की आस्तीन पकड़ ली। उसने उसे एक बार खींचा। ये हरकत मामूली थी, लेकिन उसका ध्यान खींचने के लिए काफ़ी थी।
मैं आभारी हूँ और ज़्यादा खुश भी, निखिल, एलिना ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। उसकी हरी आंखें निखिल की भूरी आंखों में देख रही थीं। मैं चिंतित थी, लेकिन तुम्हारी स्वीकृति ने मुझे आश्वस्त किया। निखिल ने सोचा कि एलिना की आंखों से टकराते समय उसकी आंखें कितनी लाल थीं। वो बस उम्मीद कर सकता था कि वो पहले की तरह दयनीय न दिखे। अपनी नज़रें झुकाते हुए निखिल ने एलिना की उंगलियों को देखा जो उसकी जैकेट की आस्तीन को खींच रही थीं। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेने के बारे में सोच ही रहा था कि टैप टैप, मॉमी, डैडी, जल्दी करो। पलक झपकाते हुए निखिल ने अचानक ऊपर देखा। एलिना ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने देखा कि लावण्या अपनी हथेलियों को कार की खिड़की पर टैप कर रही थी और बंद दरवाजे की वजह से उसकी आवाज़ दबी हुई आ रही थी। हाँ, क्या हमें अब चलना चाहिए? निखिल अजीब तरह से हंसा और फिर एलिना से पूछा। उसने उसके चेहरे पर एक बेबस मुस्कान देखी। चलो, तुम्हें लवू के साथ पीछे बैठना चाहिए, निखिल, उसे ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है। एलिना ने अपनी उंगलियां निखिल की जैकेट की आस्तीन से हटा लीं। उन्होंने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और फिर वो कार के चारों ओर घूमकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। निखिल ने कार का दरवाजा खोला और उसे लवेंडर की जानी पहचानी महक आई। अपना सिर झुकाकर वो लावण्या के बगल वाली सीट पर बैठ गया। ये, डैडी मेरे साथ बैठे हैं। लावण्या ने अपनी छोटी हथेलियां बजाईं। निखिल को अपने साथ देखकर वो साफ तौर पर बहुत खुश थी। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से चमक रहा था। लावण्या की हरकतों ने निखिल के होठों पर मुस्कान को और गहरा कर दिया। उसके मन में एक विचार आया और उसने स्वीकार किया कि वो आज मिली अनगिनत दुआओं को गिन नहीं पा रहा था। डैडी, हम पार्क में क्या खेल सकते हैं? डैडी, क्या मुझे आइसक्रीम और क्रेप मिल सकता है? ये पकड़ना चाहते हो? ये लो, मिस बनी, डैडी को खुश कर देगी। एलिना ने रियरव्यू मिरर से लावण्या और निखिल को देखा। लावण्या द्वारा दिए गए छोटे से आलीशान खरगोश को अजीब तरह से पकड़े हुए उसे देखकर वो हंस पड़ी। बिना कुछ कहे एलिना ने धीरे धीरे रेस्टोरेंट से कार चला दी। बजरी पर टायरों की चरमराहट की आवाज़ इंजन की हल्की भिनभिनाहट में मिल गई। कार में लावण्या की चहकती आवाज़ गूंज रही थी, जिसमें बीच बीच में निखिल की आवाज़ भी शामिल हो जाती थी जब वो उसकी जिज्ञासा का जवाब देता था। एक बार फिर उन्हें देखकर एलिना के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान खिल गई। पार्क पहुंचते ही लावण्या ऊर्जा का एक बड़ा बंडल बन गई। चूंकि वीकेंड नहीं था, पार्क में ज़्यादा लोग नहीं थे। उनमें से कुछ पास के ऑफिस के कर्मचारी थे जो बेंचों पर बैठकर लंच कर रहे थे। डैडी, क्या आप मुझे उठा सकते हैं? लावण्या ने बड़ी मासूमियत से निखिल से उसे उठाने के लिए कहा। अपनी छोटी बाहें फैलाकर उसने अपनी चमचमाती आंखों से उसे देखा। उसकी इस हरकत पर निखिल और एलिना हंस पड़े। बिल्कुल, लवू, ये। झुककर निखिल ने लावण्या को उठा लिया। उसने उसे अपनी दाहिनी बांह पर बिठा लिया। छोटी बच्ची की टांगें जमीन से ऊपर लटक रही थीं। निखिल गिन नहीं सकता था कि कितनी बार उसका दिल कृतज्ञता से भर गया था। लावण्या उसके साथ बहुत सहजता से पेश आ रही थी, अपनी इच्छाओं को बताने में ज़्यादा सोच नहीं रही थी, जैसे कि वो उसे अपनी पूरी जिंदगी से जानती हो। ही, डैडी कितने लंबे हैं, मैं बत्तखों को देख सकती हूँ। लावण्या ने छोटे तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा। वो उत्साह से खिल उठी। पीले बत्तखों की एक कतार पानी पर तैर रही थी, जो शांत गर्मी की दोपहर का आनंद ले रही थी। निखिल और एलिना हंस पड़े। लावण्या की खुशी ने उन दोनों को खुश कर दिया। अपने बालों को कान के पीछे करते हुए एलिना ने निखिल की ओर देखा। उसकी हरी आंखों में रोशनी नरम हो गई जब उसने कहा, क्या हम टहलें? हाँ, निखिल ने सिर हिलाया। उसके होठों पर मुस्कान गहरी हो गई। सुनहरी दोपहर का सूरज आसमान में आलस से फैला हुआ था। उसकी रोशनी पेड़ों के घने पत्तों से छनकर आ रही थी। सरसराती पत्तियों, चहकती चिड़ियों और दूर से आ रही लोगों की बातों की गूंज हवा में गूंज रही थी। निखिल सामान्य से धीरे चल रहा था, एलिना की गति से मेल मिलाते हुए। लावण्या उसकी बांह पर सुरक्षित रूप से बैठी थी। छोटी बच्ची हल्की और गर्म थी। उसके नन्हे हाथ उसकी शर्ट को पकड़े हुए थे। उसके हर कदम के साथ उसकी दो चोटियां धीरे धीरे हिल रही थीं। सुनहरी धूप जब उसके सुनहरे बालों पर पड़ती तो रेशमी लंठें चमक उठतीं। हर थोड़ी देर में लावण्या का छोटा सिर अलग अलग दिशाओं में घूम जाता, क्योंकि कई चीजें उसकी जिज्ञासा को बढ़ा देती थीं। उसका मुंह लगातार कुछ न कुछ कहता रहता था। डैडी, मॉमी, गिलहरी को देखो। हेलो मिस्टर डॉगी, आपका दिन अच्छा हो। ओह नो, लेडीबर्ड उड़ गई। पेड़ की डालियों के बीच दौड़ती गिलहरी की ओर इशारा करने से लेकर पास से गुजरते एक प्यारे कुत्ते को हाथ हिलाने और उड़ती हुई लेडीबर्ड से दुखी होने तक, लावण्या की हरकतों ने निखिल और एलिना को मोहित कर लिया। यह अच्छा लग रहा है और गर्मजोशी भरा। निखिल का दिल इस बात पर कस गया कि यह कितना अपरिचित और फिर भी कितना स्वाभाविक लग रहा था। एलिना और लावण्या के साथ टहलना, छोटी बच्ची की उत्साहित बातों को सुनना और अपनी प्रियतमा की छोटी सी मुस्कान देखना, इन सब ने उसे एहसास दिलाया कि उसने कितना कुछ खो दिया था। कितना अच्छा होता अगर वो एलिना के साथ होता, लावण्या को साथ में पालते हुए।
दुर्भाग्य से निखिल जानता था कि वह चाहे कितना भी चाहे समय को पीछे नहीं कर सकता। उसे खुद को बार बार याद दिलाना पड़ा कि उसे अपने अतीत के पछतावे में डूबने के बजाय भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही वे पार्क में और आगे बढ़े, निखिल ने एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी आइसक्रीम की गाड़ी देखी। विक्रेता एक दयालु मुस्कान वाला बुजुर्ग आदमी था जो अपने ग्राहकों को रंगीन आइसक्रीम के कोन दे रहा था। मुस्कुराते हुए निखिल ने लावण्या को देखा, जिसकी आंखें फूलों की क्यारी में एक घोंघे का पीछा कर रही थीं। उसने पूछा, लवू, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? हाँ। लावण्या ने अचानक अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और अपने पसंदीदा शब्दों में से एक, आइसक्रीम, सुनते ही उसने अपने आप हाँ कह दिया। घोंघे के अपने खोल में रहने के बारे में उसकी जिज्ञासा तुरंत गायब हो गई। निखिल के होठों से बेबस हंसी निकल गई। एलिना की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, और तुम? एलिना ने अपने होठों को सिकोड़ा, एक बार सिर हिलाते हुए कहा, आइसक्रीम अच्छी लगेगी, आज काफी गर्मी है। गाड़ी की ओर इशारा करते हुए निखिल ने एलिना को पीछे आने का इशारा किया। चलो देखते हैं कौन से फ्लेवर हैं। 3 लोगों का परिवार आइसक्रीम की गाड़ी की ओर चला। निखिल ने 3 कोन ऑर्डर किए, सभी अलग अलग फ्लेवर में। विक्रेता ने विनम्रता से पूछा कि उसे कौन से फ्लेवर चाहिए। डैडी, वो प्यारा गुलाबी बैंगनी वाला। लावण्या ने उत्सुकता से एक टब की ओर इशारा किया जो गुलाबी, बैंगनी और नीले रंग के पेस्टल घुमावों से आकर्षित थी। विक्रेता हंसा और बताया कि आइसक्रीम कॉटन कैंडी फ्लेवर की थी। निखिल ने अपनी नज़रें एलिना की ओर घुमाईं, चुपचाप उसकी पसंद के बारे में पूछा। वह उसे देखकर मुस्कुराई और फिर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। निखिल ने कॉफ़ी फ्लेवर वाला चुना। इसे ठीक से पकड़ो, लवू। थैंक यू, डैडी। भुगतान करने के बाद निखिल ने आइसक्रीम लावण्या को दी। एलिना ने विक्रेता से दूसरे 2 कोन लिए और उसके साथ विनम्र मुस्कान का आदान प्रदान किया। निखिल, तुम्हारी आइसक्रीम ट्रीट के लिए थैंक यू। निखिल ने आइसक्रीम कोन के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां एक पल के लिए एलिना की उंगलियों से छू गईं। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। अपनी आइसक्रीम एंजॉय करो। एलिना बस मुस्कुराई और फिर पास की एक बेंच की ओर इशारा किया जो एक पेड़ के नीचे खाली थी। क्या हमें वहां बैठना चाहिए? हाँ। जैसे ही वे लकड़ी की बेंच पर बैठ गए, लावण्या खुशी से अपनी आइसक्रीम चाटने लगी। उसकी छोटी टांगें बेंच के किनारे से झूल रही थीं। वह निखिल और एलिना के बीच में बैठी थी। ये बहुत अच्छी है, लावण्या ने घोषणा की। उसका मुंह आइसक्रीम से सना हुआ था। निखिल लावण्या को देखकर मुस्कुराया। वह उसे शांत आकर्षण से देख रहा था, अभी भी इस सरल दृश्य के यथार्थ में खोया हुआ था, अपनी बेटी के साथ होने का। पिघलते हुए हिस्से को चाटो, लवू, कहीं तुम्हारी प्यारी ड्रेस पर दाग न लग जाए। लावण्या ने जोर से सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह सहमत थी और निखिल को समझ गई थी। फिर भी अगले ही पल कॉटन कैंडी आइसक्रीम की एक छोटी सी बूंद उसकी गोद में टपक गई। ऊप्स, ही, आइसक्रीम डैडी की बात नहीं सुनती। लावण्या शर्माते हुए मुस्कुराई, पिघलती हुई आइसक्रीम पर दोष मढ़ते हुए। उसकी इस बात पर निखिल और एलिना बेबस होकर हंस पड़े। क्या अगली बार तुम्हारे लिए एक बेबी बिब ले आएं, मेरी प्यारी? एलिना ने लावण्या को चिढ़ाते हुए पूछा। उसने अपने हैंडबैग से एक टिश्यू निकाला और धीरे से उसकी ड्रेस पोंछी। लावण्या हाँफ गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मॉमी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। अपनी भौहें चढ़ाते हुए एलिना ने शरारत से मुस्कुराया। क्या तुम सच कह रही हो, स्वीट हार्ट? लावण्या ने मुंह बनाया, अपना सिर हिलाते हुए। उसकी 2 चोटियां उसके हिलने के साथ झूल रही थीं। उसने कहा, हाँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अब एक बड़ी लड़की हूँ। लावण्या के शब्दों ने अनजाने में निखिल के दिल में एक ऐसी चोट पहुंचाई जो बहुत दर्दनाक थी। उसने मुश्किल से निगला, अपने अंदर उठ रही भावनाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए। अपना हाथ उठाते हुए निखिल हिचकिचाया और फिर धीरे से लावण्या के छोटे सिर पर हाथ फेरा। उसने फुसफुसाया, हाँ, लवू बच्ची नहीं है, तुम बहुत अच्छी तरह से बड़ी हुई हो, मेरी प्यारी। ही, हाँ, लावण्या चहकी, अपने डैडी के सिर पर हाथ फेरने से खुश होकर। एलिना, जो पिता और बेटी को करीब से देख रही थी, कृतज्ञता से मुस्कुराए। लावण्या को निखिल के पास लाना वाकई एक अच्छा फैसला था। वह आखिरकार अपने पिता को जान गई थी और उसे उनसे प्यार मिला था। अपनी आइसक्रीम खत्म करने के कुछ समय बाद लावण्या की पलकें झुक गईं। कुछ बार जम्हाई लेते हुए उसने अपनी नन्ही मुट्ठियों से अपनी आंखें मलीं। मॉमी, डैडी, मुझे नींद आ रही है, लावण्या ने बुदबुदाया। उसके शब्द अस्पष्ट थे। यहाँ आओ, लवू। निखिल ने लावण्या के नन्हे शरीर को पकड़ा, उसे आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया। छोटी बच्ची बिना किसी प्रतिरोध के उसके सीने से लग गई। उसकी कोमल सांसें उसकी गर्दन पर गुदगुदी कर रही थीं। डैडी, लावण्या ने नींद में बुदबुदाया। उसकी आंखें पहले ही बंद हो चुकी थीं। आइसक्रीम, यमी। निखिल बेबस होकर हंसा। लावण्या को और आरामदायक स्थिति में लाते हुए उसने फुसफुसाया, आइसक्रीम के बादलों के सपने देखो, मेरी प्यारी, अच्छी नींद लो। लावण्या ने और कुछ नहीं कहा।
वो अपने डैडी की बाहों में सुरक्षित और संतुष्ट होकर अपनी नींद में खो गई। वो सच में तुम पर भरोसा करती है, एलिना ने धीरे से कहा। लावण्या को कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी नींद सोते देखकर खुश हुई। निखिल ने एलिना की ओर देखा, उसकी नज़रें पड़ना मुश्किल था। आह भरते हुए उसने कहा, सच कहूं तो मैं इसका हकदार नहीं हूं। इतने समय बाद तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए अच्छा करना चाहता हूं। एलिना का दिल डूब गया। निखिल की आवाज में पश्चाताप महसूस करते हुए अपना हाथ उठाकर उसने सावधानी से उसके हाथ के पिछले हिस्से को छुआ। तुम करोगे, निखिल? एलिना ने अपने होठों को सिकोड़ा, निखिल को आश्वस्त करने की उम्मीद करते हुए। मुझे पता है तुम करोगे। निखिल कड़वाहट से मुस्कुराया। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए उसने एलिना से एक सवाल पूछने से खुद को रोका। उसने खुद से कहा कि अभी इसका समय नहीं आया था इस बारे में कि क्या वे फिर से एक साथ हो सकते हैं। निखिल की बाहों में लिपटी छोटी लावण्या गहरी नींद में सो रही थी, जैसे कि वो स्वादिष्ट खाने के किसी महल का सपना देख रही हो। उसने अपने होंठ चटकाए और कुछ खाने की चीजों के नाम बुदबुदाए। लावण्या की हरकतों ने निखिल के होंठों पर एक बेबस मुस्कान ला दी। सोती हुई छोटी बच्ची को गोद में लिए रहने से ही उसका दिल एक शांत खुशी से भर गया था। कोमल सूरज की किरणें ऊपर सरसराती पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थीं, जो लावण्या के चेहरे पर रोशनी और छाया डाल रही थीं। निखिल ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया ताकि चमक उसकी नींद में खलल न डाले। वो सच में एक परी थी, जो एक देवी से पैदा हुई थी, वो देवी जिसने उसका दिल थाम रखा था। अपनी आंखें लावण्या से हटाकर निखिल ने अपने बगल में बैठी एलिना को देखा। उनके बीच काफी जगह थी। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सावधानी से उससे कुछ पूछा। लवु, उसे राजकुमारियों वाली हर चीज पसंद है ना? एलिना ने अपनी भौहें थोड़ी चदाईं। उसे लगा कि ये सवाल काफी अचानक था। फिर भी उसे ये जानकर अच्छा लगा कि निखिल लावण्या के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। हाँ, उसे पसंद है। उसे परियों की कहानियों में राजकुमारियों के बारे में सब कुछ पसंद है। शांत स्वभाव वाली और योद्धा राजकुमारियां दोनों। लावण्या एक ऊर्जावान बच्ची थी। उसे गुलाबी रंग पसंद था और प्यारी चीजें भी, लेकिन उसे कीचड़ में लौटने या खेत में चूजों को पकड़ने की कोशिश करने में कोई गुरेज नहीं था। सूट फैमिली के पास उनके गांव के घर में एक खेत था। लावण्या को मिस्टर सूट के साथ घोड़े की सवारी करने, मिसेस सूट के साथ जानवरों को चारा खिलाने और खेत में इधर उधर दौड़ने में मजा आता था। एलिना ने लावण्या को हर उस चीज को आजाद रूप से खोजने दिया जो वो चाहती थी, जब तक कि वो बहुत खतरनाक न हो। छोटी बच्ची को चोट लगने पर रोना आ सकता था, लेकिन उसकी हिम्मत आमतौर पर जल्दी ही वापस आ जाती थी। सारी राजकुमारियां हों। निखिल ने एलिना की बात सुनते हुए एक बार सिर हिलाया और धीमी आवाज में बुदबुदाया। लावण्या की फोटोज और वीडियो से छोटी बच्ची की पसंद साफ झलक रही थी। दूसरे दिन फूलों के खेत से लौटने के बाद निखिल के मन में कुछ बातें आईं। उनमें से ज्यादातर लावण्या के साथ रिश्ता बनाने से जुड़ी थीं। ये जानते हुए भी कि एलिना उसके विचार को सीधे तौर पर खारिज नहीं करेगी, निखिल के मन में शक बना हुआ था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, अपनी बात कहने से पहले अपने शब्दों को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की। एलिना चुपचाप निखिल को देखती रही। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट और चिंता देखकर उसके मन ने उसे बताया कि ये सबसे ज्यादा लावण्या से संबंधित होगा। ये क्या हो सकता है? एलिना ने पूछने से परहेज किया, ये समझते हुए कि निखिल को बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं। रेस्टोरेंट में रोती हुई लावण्या को गले लगाकर चुपचाप रोते हुए उसकी छवि अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। क्या उसे बाद में थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए? वो बस नहीं चाहती थी कि वो बाद में हिचकिचाने के लिए खुद को कोसे। मुझे कुछ पूछना है, निखिल ने एलिना की सोच को बाधित किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, जिसमें अनिश्चितता का भाव था। फिर भी उसकी भूरी आंखों में तनावपूर्ण भाव उम्मीद से मिला हुआ था। क्या बात है, निखिल? एलिना ने जवाब दिया। उसकी मुस्कान नरम हो गई। क्या ये लवु के बारे में है? हाँ, निखिल ने एक आह भरी। एलिना से नजरें हटाकर उसने सोती हुई लावण्या को देखा। छोटी बच्ची गहरी नींद में थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका कोई एहसास नहीं था। मैं तुम्हें और लवु को अपने घर बुलाना चाहता हूँ, निखिल ने शुरू किया। एलिना के चेहरे पर परिचित मुस्कान के बावजूद उसकी आवाज अभी भी सतर्क थी। और मैं उसके लिए एक कमरे को रेनोवेट करने के बारे में सोच रहा हूँ। निखिल का मतलब साफ था। ये लावण्या के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने की उसकी कोशिशों में से एक था। एक कमरे को उसकी पसंद के अनुसार रेनोवेट करके उसे उम्मीद थी कि वो विला में रहने में सहज महसूस करेगी। एलिना की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। वो निखिल से इस तरह के अनुरोध की उम्मीद कर रही थी। इसके अलावा ये व्यवस्था दो अलग हुए माता पिता के बीच बच्चों के लिए सामान्य थी। निखिल ने एलिना को बता दिया था कि उसका घर कहाँ है, जिसमें उसका पता और नक्शे पर लोकेशन भी शामिल थी। उसने उसे कुछ फोटोज भी भेजी थीं, जिसमें विला के चारों ओर खूबसूरत लवेंडर गार्डन की तस्वीरें भी थीं।
एलिना जानती थी कि निखिल वर्तमान में सागर किनारा में एक चट्टान के किनारे बने विला में तपन के साथ रहता था, जो उसके गोद लिए हुए माता पिता के पुराने कर्मचारियों का बेटा था। वो तपन को कुछ सालों से जानती थी, जब तपन अभी एक किशोर था। ये एक अच्छा आइडिया है, एलिना ने कुछ देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, अपनी नज़रें निखिल से हटाकर सोती हुई लावण्या पर टिकाते हुए उसने आगे कहा, लवू बहुत खुश होगी, वो तुम्हारे घर जाने के बारे में बातें कर रही है। एलिना को निखिल द्वारा भेजी गई तस्वीरें याद आईं। उसने स्वीकार किया कि विला रहने के लिए सुखद लग रहा था, लेकिन उसका ध्यान आसपास के लवेंडर गार्डन की ओर खींच गया। जब उसने पहली बार इसे देखा तो उसे अपनी आंखों पर लगभग विश्वास नहीं हुआ। बिना निखिल से पूछे एलिना जानती थी कि उसने अनगिनत फूलों की प्रजातियों में से लवेंडर गार्डन क्यों चुना। उसने बैंगनी फूल उसकी वजह से चुने थे। इतने सालों बाद भी, उसके जाने के बाद भी, वो अभी भी उसके दिमाग में था। मन ही मन सिर हिलाते हुए एलिना ने अपने और निखिल के बारे में विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। उसने अपना ध्यान वापस लावण्या पर केंद्रित किया, ये समझते हुए कि ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हम बाद में व्यवस्थाओं पर और गहराई से चर्चा कर सकते हैं। अपने विचार बताने में संकोच न करना। मेरा मानना है कि हम दोनों लावण्या के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। एलिना की आवाज़ में हल्कापन और जिस तरह से वो उसे देख रही थी, उसने निखिल के दिल में कुछ हलचल मचा दी। 2 बार सिर हिलाते हुए उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खिल गई। हाँ, मैं इस बीच लवू का कमरा तैयार करूंगा, निखिल ने जवाब दिया। राहत की एक और लहर उसके दिल में दौड़ गई। उसने धीरे से जोड़ा, थैंक यू एलिना। एलिना ने निखिल की मुस्कान का जवाब दिया। उसका जवाब कोमल था, मुझे पता है कि लवू तुम्हारे घर में अपना कमरा देखने का इंतजार नहीं कर सकती। उसके डैडी उसका इतना ख्याल रखते हैं, वो खुश कैसे नहीं होगी। निखिल को एलिना की शांत नज़रों से अपनी आंखें हटानी पड़ी। उसे लगा कि उसका दिल अंदर से फड़फड़ा रहा है और फिर दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने बस सिर हिलाया और सोती हुई लावण्या पर अपनी नज़रें घुमाईं। निखिल ने लावण्या के छोटे से शरीर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने चुपचाप उम्मीद की कि उसकी दिल की धड़कन की तेज आवाज़ से छोटी बच्ची की नींद नहीं टूटेगी। एलिना ने हंसी रोक ली। निखिल की बॉडी लैंग्वेज, जिसमें उसके लाल होते कान के सिरे भी शामिल थे, उसके शर्मीले होने के स्पष्ट संकेत बन गए थे। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। लावण्या कुछ देर बाद उठी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके डैडी और मॉमी पहले उसके बारे में बात कर रहे थे। निखिल उस छोटी बच्ची को पास के नल पर ले गया ताकि उसका नींद से भरा चेहरा धो सके। लावण्या को नीचे उतारे बिना निखिल ने अनाड़ीपन से लेकिन धीरे से एक हथेली से पानी लिया। जब उसने उसका छोटा सा चेहरा मला तो छोटी बच्ची खिलखिला उठी। उसकी खिलखिलाहट हवा में गूंज उठी। अभी भी नींद आ रही है? निखिल ने एलिना द्वारा दिए गए टिश्यू से धीरे से लावण्या का चेहरा पोंछते हुए पूछा। वह वापस बेंच पर बैठ गया। नींद नहीं आ रही? लावण्या ने जल्दी से अपना छोटा सिर हिलाया, जिससे उसकी 2 चोटियां हिल गईं। उसके बालों ने सूरज की किरणें पकड़ी, जिससे उसकी लिटों पर चमक आ गई। उसकी इस हरकत पर निखिल हंस पड़ा। एलिना ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खिल गई। निखिल और लावण्या को देखते हुए उसने धीरे से कहा, अब जाने का समय हो गया है। निखिल जम गया। एलिना के साधारण शब्दों के पीछे का मतलब समझते हुए आज उनके अलग होने का समय आ गया था, अपने अपने घरों को वापस जाने का। हाँ, एलिना से आंखें हटाकर निखिल ने लावण्या को देखा। छोटी बच्ची ने मुंह बना लिया क्योंकि वह भी समझ गई थी कि एलिना का क्या मतलब है। उसने अनजाने में निखिल की जैकेट का कॉलर पकड़ लिया। डैडी, उदास होकर लावण्या ने रोने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि उसे अपनी मॉमी के साथ घर वापस जाना है, लेकिन वह आज अपने डैडी को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। निखिल से मिलने आने से पहले एलिना ने लावण्या को याद दिलाया था कि वे रात तक साथ नहीं रहेंगे। उन्हें आखिरकार घर लौटना था। छोटी बच्ची ने बस सिर हिलाकर कहा था कि वो समझ गई है। लेकिन जब बिछड़ने का समय आया तो लावण्या को दुख हुए बिना नहीं रह सका। उसके पास अभी भी बहुत सी बातें थीं जो वह अपने डैडी को बताना चाहती थी और उनके साथ तरह तरह के खेल भी खेलना चाहती थी। निखिल ने एक खुशमिजाज मुस्कान ओढ़ ली, लावण्या को यह न दिखाने की कोशिश करते हुए कि वह कितना निराश था। वह भी वास्तव में उसके और एलिना के साथ और देर तक रहना चाहता था। लवू, डैडी को कल काम है, निखिल ने शुरू किया। उसकी आवाज़ कोमल लेकिन सतर्क थी। लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हें आज रात सोने से पहले कॉल कर सकता हूँ? कल सुबह नाश्ते से पहले कैसा रहेगा? निखिल के सुझाव ने लावण्या की आंखें रोशन कर दी। उसके चेहरे से काले बादल छट गए। अपना छोटा सिर बार बार हिलाते हुए वो जल्दी से मान गई। हाँ डैडी, वीडियो कॉल, क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं? लावण्या के उत्साह ने निखिल के होठों पर मुस्कान को और गहरा कर दिया। एक हाथ उठाकर उसने धीरे से उसके सिर के पिछले हिस्से को सहलाया। ओके, तुम मुझे अपना कमरा दिखा सकती हो लवू। मैं तुम्हें अपना कमरा भी दिखाऊंगा और बाहर का खूबसूरत गार्डन भी। ओके। लावण्या खुश हो गई।
एक बार फिर अपना सिर ऊपर नीचे हिलाते हुए उसने अपनी छोटी बाहें निखिल की गर्दन के चारों ओर डाल दी। अपने पिता को गले लगाने की कोशिश करते हुए उस आदमी ने सहज रूप से उसे और ऊपर उठा लिया। निखिल के कंधों को पकड़कर लावण्या थोड़ा पीछे हटी ताकि वह अपने डैडी को देख सके। उसने अपनी दाहिनी छोटी उंगली बाहर निकाली और कहा, डैडी, प्रॉमिस करो कि मॉमी और मुझसे फिर से मिलोगे, ओके? निखिल की आंखें लावण्या के खिले हुए चेहरे से हटकर उसकी छोटी उंगली पर टिक गईं। अपने होठों को सिकोड़ते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया जबकि दाहिना हाथ अभी भी छोटी बच्ची को सहारा दे रहा था। मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारा डैडी यहाँ तुमसे और तुम्हारी मॉम से फिर से मिलने का प्रॉमिस करता है। अपनी छोटी उंगली को लावण्या की उंगली से मिलाते हुए, जो उसकी उंगली से काफी छोटी थी, निखिल ने कसम खाई। उसके दिल में कुछ हलचल हुई क्योंकि एक बार फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बेटी कितनी नन्ही और बेबस थी। एलिना और लावण्या, निखिल ने फिर कभी उन पर कोई आंच आने की कामना नहीं की। ही, ये डैडी ने प्रॉमिस किया। मॉमी, डैडी ने हमसे फिर से मिलने का प्रॉमिस किया है। लावण्या अचानक एलिना की ओर मुड़ी, खुशी खुशी अपनी मॉमी से कहने लगी। खुशी उसकी गोल भूरी आंखों में झलक रही थी, जो उसके छोटे से शरीर के अंदर की सच्ची खुशी को दर्शा रही थी। एलिना हंस पड़ी। लावण्या के चेहरे पर उसकी संक्षिप्त निराशा के बाद आए चमकीले बदलाव को देखकर खुश हुई। वह शुरू में चिंतित थी कि छोटी बच्ची घंटों पहले रेस्टोरेंट की तरह फूट फूट कर रो पड़ेगी। हम तुम्हारे डैडी से फिर मिलेंगे, एलिना ने लावण्या के ही शब्दों को दोहराया, उम्मीद करते हुए कि उसका छोटा दिल और शांत हो जाएगा। आज रात तुम अपने डैडी से वीडियो कॉल करोगी, लवू। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? हाँ, लावण्या के खुशमिजाज चेहरे ने निखिल को राहत दी। उसने मन ही मन नोट बना लिया कि वह एलिना से उनकी बेटी के सामान्य सोने के समय के बारे में पूछेगा। जितना निखिल लावण्या के साथ और ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्साहित था, उतना ही वह छोटी बच्ची की दिनचर्या में खलल नहीं डालना चाहता था। वह जानता था कि छोटे बच्चों को वयस्कों की तुलना में अधिक आराम की आवश्यकता होती है। आओ निखिल, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट तक वापस छोड़ दूंगी। ओके। अभी भी लावण्या को अपनी बाहों में लिए हुए निखिल एलिना के साथ पार्किंग लॉट की ओर चल पड़ा। छोटी बच्ची ने शरारत से पूछा कि क्या वह भारी है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह एक आलीशान खिलौने की तरह हल्की है। एक बार जब एलिना ने निखिल को रेस्टोरेंट पर छोड़ दिया तो उसने सारे तोहफे अपनी कार से उसकी कार में रख दिए। फिर उसने एक बार फिर लावण्या को गले लगाया। छोटी लड़की भी एक कोआ भालू की तरह उससे लिपट गई। डैडी, आज रात भूलना मत, मुझे कॉल करना, ओके? लावण्या ने सख्त होने की कोशिश करते हुए कहा। उसके गोल मटोल गाल फूल गए। ओके, आज रात बात करते हैं, लवू। निखिल हल्का सा हंसा, लावण्या की प्यारी लेकिन धमकी भरी हरकत से खुश होकर। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सारे तोहफे पसंद आएंगे। ही, मैं घर पर डैडी के तोहफे खोलूंगी। थैंक यू डैडी। लावण्या ने निखिल के दाएं और बाएं गालों पर चूमा, जिससे वह थोड़ा चौंक गया। शर्माते हुए मुस्कुराकर उसने उसके छोटे सिर के ऊपर चूमकर जवाब दिया। ड्राइव सेफली, एलिना। निखिल ने लावण्या को उसकी बूस्टर सीट पर बैठाने के बाद एलिना से कहा। उसने ड्राइवर की सीट की ओर देखा। आज के लिए थैंक यू। एलिना ने अपने कंधे के ऊपर से देखा। निखिल को देखकर मुस्कुराई। तुम्हें भी निखिल, मैं घर पहुंचते ही तुम्हें टेक्स्ट करूंगी। सड़क पर सावधान रहना। मैं रहूंगा। माँ और बेटी की जोड़ी को अलविदा कहने के बाद निखिल बिना हिले डुले खड़ा रहा और एलिना को गाड़ी चलाते हुए देखता रहा। लावण्या को पीछे की खिड़की से बाहर झांकते देख वो हंस पड़ा। सेडान आखिरकार निखिल की नजरों से ओझल हो गई। आज का दिन अच्छा था। खुद से मुस्कुराते हुए निखिल ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। अपनी नजरें चमकीले गर्मी के आसमान पर टिका दी। वह लावण्या और एलिना से मिलकर अपने अंदर की उमड़ती खुशी से इनकार नहीं कर सकता था। निखिल इस बात का हमेशा आभारी था कि लावण्या ने उसे कितनी आसानी से अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। उसका मानना था कि इस मामले में एलिना के समर्थन ने एक भूमिका निभाई थी। उस दिन से निखिल जानता था कि वह और भी व्यस्त हो जाएगा। एक कमरा रेनोवेट करने और विला को लावण्या जैसे बच्चे के लिए उपयुक्त बनाने की उसकी योजना जल्द ही शुरू हो जाएगी। और भी क्या उसे उस अपार्टमेंट में एक खाली यूनिट ढूंढनी चाहिए जहां एलिना और लावण्या रहती थी, या पास में कोई और जगह? अपनी आंखें सिकोड़ते हुए निखिल एलिना और लावण्या के करीब जाने की संभावना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह उनसे आसानी से मिल सकता है ना? लेस देन बुधवार, लूमना स्प्रिंग ग्रेटर दैन। लिविंग रूम में शेल बीन बैग पर आराम करते हुए अनाया ने चुपके से कबीर को देखा। वह बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा था और एक फोन कान से लगाकर निखिल से बात कर रहा था। घड़ी ने अभी अभी शाम के 9 बजाए थे। अनाया और कबीर एक साथ रात का शो देख रहे थे जब उसे निखिल का कॉल आया। क्या वे फिर से निक की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं? और एलिना? अनाया ये सोचे बिना नहीं रह सकी। कल उसने कबीर से एलिना के लावण्या के साथ भारत लौटने के बारे में सुना था। छोटी लड़की के अस्तित्व ने सबको चौंका दिया था।
निक पिछले रविवार को एलिना से मिला था। उसने पहली बार उसी दिन लावण्या के बारे में बताया। वो आज दोपहर बच्चे से मिलने गया था। अनाया को आश्चर्य हुआ जब कबीर ने उसे कल शाम एलिना और लावण्या के बारे में बताया। वे छत के बगीचे में चाय पी रहे थे जब उसने ये कहानी छेड़ी। कबीर ने स्वीकार किया कि उसे अभी तक एलिना और लावण्या के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। निखिल उनसे मिलने में इतना व्यस्त था कि उसने कबीर से ज़्यादातर अपनी चिंताओं के बारे में ही बात की थी। अपनी आंखें कबीर की चौड़ी पीठ से हटाकर अनाया ने अनजाने में टीवी स्क्रीन को देखा। उसका मन उस शाम की ओर भटक गया जब वह पहली बार निखिल के चट्टान के किनारे वाले विला गई थी। अनाया ने एलिना को केवल तस्वीरों में देखा था और उसके बारे में कबीर और एंड्रिया से सुना था। निखिल के जीवन से सालों दूर रहने के बावजूद उसके निशान बाकी थे। वो एक बच्चे के साथ भी वापस आ गई। हल्की सी मुस्कान के साथ अनाया ने चुपचाप उम्मीद की कि निखिल और एलिना के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। शायद वे अपनी छोटी बच्ची के लिए एक सामंजस्यपूर्ण परिवार बना सकते हैं। भले ही निखिल और एलिना साथ न हो, लेकिन इससे उन्हें छोटी लावण्या की सहपरवरिश करने से नहीं रुकना चाहिए। टैप टैप। अनाया अपनी तंद्रा से तब जागी जब उसके कानों में कबीर के कदमों की जानी पहचानी आहट पड़ी। टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर वह बालकनी की दिशा में मुड़ी। अपनी भौहें चढ़ाते हुए अनाया पूछे बिना नहीं रह सकी, निक अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था, है ना? कबीर बालकनी के दरवाजे बंद करने के बाद मुड़ा। उसके होंठ एक मुस्कान में बदल गए। उसकी पन्ना जैसी आंखों में एक शांत खुशी चमक रही थी। अपनी उंगलियों को अपने लाल बालों में फेरते हुए कबीर बेबस होकर हंसा। वह अनाया के पास आया और उसके बीन बैग के बगल में सोफे पर बैठ गया। उसके वजन से कुशन दब गया। वह रेनोवेशन और मेकओवर के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें याद है, लावण्या के बेडरूम और प्लेरूम के बारे में, और विला को चाइल्ड प्रूफ बनाने के बारे में। काम आज सुबह शुरू हो गया। ओह हाँ, ही, वह कितना उत्साहित है। सब कुछ कब तक हो जाएगा? अनाया के होठों से हंसी छूट गई। उसके कंधे हल्के से हिल गए। कबीर के शब्दों ने उसे याद दिलाया जो उसने कल ही उसे बताया था। निखिल चाहता था कि लावण्या जब उसके घर पर अपना समय बिताना शुरू करे तो उसे स्वागत महसूस हो। इसलिए उसने एलिना के साथ 2 खाली कमरों को रेनोवेट करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा की कि विला लावण्या जैसे बच्चे के लिए सुरक्षित हो। अगले हफ्ते या उसके बाद तक हो जाना चाहिए। कबीर ने अपना सिर झुकाया, याद करते हुए कि निखिल ने उसे थोड़ी देर पहले और क्या बताया था। निक असल में इसे एक पूरा सरप्राइज रखना चाहता था, लेकिन उसने इसे बदल दिया। अनाया का ध्यान कबीर पर ही बना रहा जब उस आदमी ने निखिल की योजना के बारे में और बताया। निखिल लावण्या को फर्नीचर और अन्य सामानों की खरीदारी के लिए ले जाना चाहता था, इसलिए एजेंडा में बदलाव किया गया। अभी के लिए दोनों कमरों में मामूली रेनोवेशन होगा, फिर उन्हें छोटी बच्ची की पसंद के अनुसार पेंट और सजाया जाएगा। निखिल ने मजदूरों को लावण्या की ऊंचाई के अनुसार बिल्ट इन वार्डरोब को बदलने का काम सौंपा, जिसमें बाथरूम भी शामिल था। टीम बच्चे के लिए रीडिंग नूक भी फिर से बनाएगी। प्लेरूम के लिए एंड्रिया ने कुछ प्लेहाउस बनाने का सुझाव दिया, जिसमें एक फोम पिट और एक जंगल जिम भी शामिल था। इंटरनेट पर कई वीडियो देखने के बाद निखिल तुरंत मान गया। बदलावों के कारण कमरे लावण्या के लिए बहुत जल्द तैयार नहीं होंगे। निखिल ने सावधानी से एक पेशेवर टीम का चयन किया जो उसे अच्छे परिणाम दे सकती थी। दिया गया समय अधिक से अधिक 2 सप्ताह के भीतर उनके लिए पर्याप्त से अधिक था। एक बार ताली बजाते हुए अनाया ने सोचा, लावण्या को निश्चित रूप से शॉपिंग ट्रिप में मजा आएगा। ही, मुझे यकीन है कि उसका कमरा सबसे प्यारा होगा। और हे भगवान, प्लेरूम बहुत प्यारा लग रहा है। निखिल ने वीडियो लिंक कबीर के साथ साझा किए थे। अनाया ने भी उन्हें कल देखा था। वह बस इतना ही कह सकती थी कि जिस भी बच्चे को ऐसा प्लेरूम मिलेगा वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। कबीर के होठों पर मुस्कान गहरी हो गई जब उसने अनाया के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान देखी। वह ऐसे खुश थी जैसे वह निखिल के सरप्राइज की प्राप्त करता हो। क्या तुम अभी सोने नहीं जाओगी, एनी? हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। विषय बदलते हुए कबीर ने अनाया को कल सुबह उत्तर की ओर उनकी रोड ट्रिप की याद दिलाई। उनका गंतव्य मूनविल गांव था। एक्सप्रेसवे के माध्यम से उन्हें 4 घंटे लगेंगे। आह, तुम सही कह रहे हो। अनाया जल्दी से बीन बैग से उठ खड़ी हुई। अपने कंधे के पीछे देखते हुए उसने अपनी भौहें उठाईं। कोई विस्तृत नाश्ता तैयार करने की जरूरत नहीं है, मैं हमारे लिए कुछ सैंडविच बना दूंगी। कबीर ने कंधे उचकाए, बेबस होकर हंसते हुए, क्योंकि तुम रेस्ट एरिया जाना चाहती हो, है ना? उनके खाने के लिए। बिंगो। अनाया को कुछ बार याद आया जब वह उत्तर की ओर अकेले गाड़ी चलाते समय रेस्ट एरिया में से एक पर रुकती थी। उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अपना मीठा समय लेना पसंद था। रेस्ट एरिया में सुविधाएं उत्कृष्ट थीं। उनमें से अधिकांश का उपयोग स्थानीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था, जिसमें उसकी विशेषताएं भी शामिल थीं। उत्तर में वाले भी कोई अपवाद नहीं थे। कभी कभी अनाया वहां गाड़ी चलाने के बजाय ट्रेन ले लेती थी। दोनों ने उसे अच्छे अनुभव दिए।
गुड नाइट एडी, अच्छी नींद लो एनी। हॉलवे में एक दूसरे को हाथ हिलाते हुए अनाया और कबीर अपने अपने बेडरूम में गायब हो गए। बाहर के क्षेत्र अंधेरे थे, केवल हल्की रोशनी हॉलवे को रोशन कर रही थी। अनाया वॉशरूम से बाहर आने के बाद बिस्तर पर कूद गई। कंबल के नीचे लुढ़कते हुए उसके होठों पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठीं। कल वह आखिरकार अपने गृहनगर वापस लौटेगी। मैं एडी को नानी से मिलवाऊंगी, अनाया ने खुद से फुसफुसाया। उसका मन मिसेज शर्मा की कब्रगाह की ओर भटक गया। नानी को वह निश्चित रूप से पसंद आएंगे। एक आह भरते हुए अनाया ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया, खुद से कहा कि जब वह मिसेज शर्मा की कब्र पर जाएगी तो दुखी चेहरा नहीं दिखाएगी। भले ही वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरत यादें बाकी थीं। सुबह के सूरज ने शहर को एक सुनहरी चमक में नहला दिया। जब कबीर और अनाया अपार्टमेंट के परिसर से निकले, किरणें चलते हुए ट्रक पर पड़ रही थीं, धातु पर चमक बिखेर रही थीं। इतनी सुबह होने के बावजूद सड़कें पहले से ही विभिन्न वाहनों से भरी हुई थीं। ज्यादातर लोग अपने काम पर जा रहे थे, जिससे कबीर और अनाया का निकलना आसान नहीं था। कबीर के बगल में बैठी अनाया अपने फोन पर प्लेलिस्ट देख रही थी। अपनी यात्रा के साथ के लिए एकदम सही गाना ढूंढ रही थी। उसने इसे ट्रक के ब्लूटूथ सिस्टम से कनेक्ट कर लिया था। कौन सा गाना है? मिस्टर ड्रीमर ने कोई नया गाना रिलीज नहीं किया है। अनाया ने अपना YouTube ऐप स्क्रॉल किया, उम्मीद करते हुए कि उसे अपने पसंदीदा कवर आर्टिस्ट का कोई नया गाना मिलेगा। दुर्भाग्य से मिस्टर ड्रीमर का नवीनतम कवर वह था जो उसने कुछ हफ्ते पहले प्रकाशित किया था। YouTube पर अपने गायन करियर की शुरुआत से मिस्टर ड्रीमर आमतौर पर प्रति माह केवल 1 या 2 कवर गाने ही रिलीज करते थे। अगर वो असल जिंदगी के कामों में व्यस्त होते तो उनके प्रशंसकों को और इंतजार करना पड़ता। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही एक नया गाना अपलोड करेंगे। अपनी निराशा को निगलते हुए अनाया ने अपनी नजरें फोन स्क्रीन से हटाकर कबीर पर टिका दी। उसकी पन्ना जैसी आंखें आगे सड़क पर टिकी थीं। उस आदमी के लाल बाल सूरज की शानदार किरणों को पकड़ रहे थे। उसकी शर्ट की आस्तीनें उसकी कोहनियों तक मुड़ी हुई थीं, जिससे उसकी बाहों की मजबूत मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। एडी, कोई पसंद? अनाया ने अपना फोन उठाते हुए पूछा। कबीर थोड़ा मुस्कुराया। अनाया को संक्षेप में देखते हुए उसने कहा, तुम चुनो, बस ऐसा कुछ मत चुनना जो मुझे सुला दे। ये खतरनाक है, तुम जानती हो। कबीर की बातों ने अनाया को हंसा दिया। कंधे उचकाते हुए उसने शरारत से जवाब दिया, तो फिर कोई धीमे रोमांटिक गाने नहीं? बिल्कुल। एक छोटी सी मुस्कान के साथ अनाया ने आखिरकार एक उत्साहित प्लेलिस्ट चुनी। ज्यादातर गाने सॉफ्ट रॉक जॉनर के थे जो उनकी रोड ट्रिप के माहौल से मेल खाते थे। ओके, अनाया ने चहकते हुए कहा, पहले ये गाना। जैसे ही पहला गाना बजा, ट्रक के अंदर पहले गिटार की सुखदायक धुन से भर गया, फिर धीरे धीरे गति बढ़ गई। धुन डामर के खिलाफ टायरों की भिनभिनाहट के साथ सहज रूप से मिल गई। कबीर ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां थपथपाना शुरू कर दिया, ताल का अनुसरण करते हुए। बुरा नहीं है, मुझे पता है कि मैं सो नहीं जाऊंगा। हा, इस बारे में मजाक मत करो। अनाया जोर से हंस पड़ी। उसने कबीर पर गुस्से का नाटक किया, जिससे वो हंस पड़ा। अनाया ने अपनी नजरें खिड़की से बाहर डालीं, नीले रंग के एकदम सही शेड में आकाश को देखते हुए। मुलायम सफेद बादलों की लकीरें आकाश पर निशान छोड़ गईं, जो हवा के साथ बह रही थीं। जैसे ही उन्होंने शहर को पीछे छोड़ा, परिदृश्य धीरे धीरे बदल गया, जिसकी जगह खुले खेतों और एक्सप्रेसवे के बीच घुमावदार पहाड़ियों ने ले ली। घड़ी को देखते हुए अनाया ने अपनी सीट के पीछे एक पेपर बैग के लिए हाथ बढ़ाया। उसने एक लंच बॉक्स निकाला और उसे अपनी गोद में रख लिया। ढक्कन खोलने के बाद अनाया ने छोटे आकार के सैंडविच और कटे हुए फलों को देखा, जो 3 छोटे डिब्बों में करीने से रखे हुए थे। उन्होंने अपार्टमेंट से निकलने से पहले केवल एक एक गिलास दूध पिया था। खुशबू अच्छी आ रही है एनी, बेकन और चीज है ना? कबीर ने टिप्पणी की। उसने संक्षेप में अनाया की ओर देखा। मुझे अब काफी भूख लग रही है। अनाया ने अपनी आंखें घुमाईं। उसकी आवाज में मुस्कान का संकेत था जब उसने कहा, मैंने उन्हें सीख वाले सैंडविच बनाए हैं, तुम उन्हें आसानी से खा सकते हो। ये लो। स्टिक से एक सैंडविच लेते हुए अनाया ने उसे कबीर को दिया। उस आदमी ने धीरे से गुनगुनाया और फिर उसे एक शरारती नज़र से देखा। उसके होंठ एक मुस्कान में बदल गए। क्या? अनाया ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसने कबीर को शक की नज़र से देखा। ही, कबीर हंसा। उसकी आंखें सड़क पर लौट आईं जब उसने शरारत से कहा, मेरे हाथ अभी भी व्यस्त हैं। क्या तुम्हें मुझे खिलाना नहीं चाहिए एनी? अनाया ने पलकें झपकाईं। गर्मी उसकी गर्दन तक चढ़ गई। उसे लगभग विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर ने अभी अभी क्या कहा था। वह लगभग फुसफुसाई, तुम्हें खिलाऊं? कबीर ने सिर हिलाया, अपनी आंखें सड़क पर रखते हुए। अपनी मुस्कान को गहरा करते हुए उसने दोहराया, मेरे हाथ अब स्टीयरिंग व्हील से चिपके हुए हैं, है ना?
अनाया ये बताना चाहती थी कि कबीर ने कई बार सिर्फ एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पर आसानी से गाड़ी चलाई थी, लेकिन उसने अपने शब्द निगल लिए। उसने बुदबुदाया, ठीक है, मैं तुम्हें खिला दूंगी। अनाया ने सैंडविच को कबीर के होठों के करीब रखा। उसकी हरकत धीमी थी। उस आदमी ने अपना मुंह खोला, एक निवाला लिया और फिर संतुष्टि से चबाया। ये स्वादिष्ट है, कबीर ने हल्के से कहा, अनाया को देखकर मुस्कुराते हुए, और खिलाओ, खिला सकती हो, तुम्हें भी खाना चाहिए, एनी। हाँ। अनाया ने अपनी आंखें कबीर के चेहरे से हटा लीं, अपनी शर्म छिपाने की कोशिश करते हुए। इस्तेमाल की हुई स्टिक को एक छोटे पेपर बैग में फेंकने के बाद उसने अपने लिए एक सैंडविच उठाया। कबीर ने हंसने से परहेज किया। संक्षेप में अनाया की ओर मुड़ते हुए उसने उसके गालों पर हल्की सी लाली देखी। उसे छेड़ने में बुरा लगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सका। इस प्रकार अनाया अपने हिस्से को खाने के बीच बीच में कबीर को खिलाती रही। पेपर बैग में और भी सीख की छिड़ें भर गईं। उन्होंने कटे हुए फल भी खत्म कर लिए। तुम्हें नींद नहीं आ रही? कबीर ने कुछ पानी पीने के बाद पूछा। उसने अनाया की ओर देखा। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर सो जाओ, हम 1 घंटे में रेस्ट एरिया पहुंच जाएंगे। कबीर ने अपनी यात्रा के 1.5 घंटे तक रुकने की योजना नहीं बनाई थी। उसे उम्मीद थी कि वह 1 बजे से पहले मूनविल गांव पहुंच जाएगा। यात्रा में 4 घंटे लगे, लेकिन अगर वे रुकने का समय भी शामिल करते तो ये बहुत लंबा होता। कबीर को शक था कि अनाया केवल थोड़े समय के लिए रेस्ट एरिया में रुकना चाहती है। वह भी अपनी टांगें फैलाना और आराम करना चाहता था। मैं अभी ठीक हूँ। अनाया सीट कुशन के खिलाफ आराम से झुक गई। उसकी आंखें कबीर के साइड प्रोफाइल पर टिकी थीं। तुम पहले अक्सर यात्रा करते थे, है ना? तुमने और कहाँ कहाँ घूमा है? अनाया को कबीर की कुछ यात्रा कहानियां याद थीं, जिसमें वह भी शामिल थी जब उसने अन्नपूर्णा के बेस तक ट्रैकिंग की थी। उसे विश्वास था कि उसने अपनी सभी साहसिक कहानियां साझा नहीं की थीं। कबीर के होठों का दाहिना कोना और ऊपर उठ गया। उसने अनाया की आवाज में रुचि का संकेत पकड़ा। स्टीयरिंग व्हील पर धीरे से एक तर्जनी से थपथपाते हुए उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। कहानी का समय हूँ। कबीर ने एक भौं उठाई। उसकी पन्ना जैसी आंखों में कुछ शरारती चमक थी। क्या ये खुद को जगाए रखने का तुम्हारा तरीका है? कबीर की आखिरी टिप्पणी ने अनाया के होठों से हंसी छीन ली। अपनी कोहनी को आर्मरेस्ट पर टिकाते हुए उसने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ के पिछले हिस्से पर टिकाया, कार के दरवाजे की ओर और झुकते हुए। आप बहुत होशियार हैं, मिस्टर राठौर। अगर आप तैयार हैं, तो क्या आप अपने अनुभव किए गए साहसिक और दुस्साहसिक दोनों कारनामे साझा कर सकते हैं? इस बार हंसने की बारी कबीर की थी। अनाया के शरारती शब्दों ने उसके दिल में बेबसी भर दी। साहसिक और दुस्साहसिक कारनामे हूँ। खुद से मुस्कुराते हुए कबीर की आंखें सड़क पर केंद्रित थीं, लेकिन उसका मन उन समयों में भटक गया जब उसने दुनिया भर की यात्रा की थी। उसे कौन सी कहानियां सुनानी चाहिए? नेवी ब्लू ट्रक एक्सप्रेसवे पर सुचारू रूप से चल रहा था। शहर अब एक दूर की याद बन चुका था और दोनों तरफ खूबसूरत खुले खेत फैले हुए थे। सूरज आसमान में और ऊपर चढ़ गया था, सड़क को सुनहरी रोशनी में नहला रहा था। अनाया की नज़रें अभी भी कबीर के साइड प्रोफाइल पर टिकी थीं। उसकी नीलम जैसी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक थी। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करे। मायरा जब कभी कभार कबीर के बारे में बात करती थी, तो वह बताती थी कि वह आदमी अपने स्कूल की छुट्टियों के दौरान एक शौकीन यात्री था। फेलिसिया राठौर अक्सर चिंतित रहती थी क्योंकि वह आमतौर पर निकलने से पहले बस कुछ ही चीजें पैक करता था। कबीर ने सोच समझकर गुनगुनाया, अभी भी एक उंगली को धीमी लय में स्टीयरिंग व्हील पर थपथपा रहा था। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, खैर, मैंने तुम्हें उस समय के बारे में नहीं बताया जब एक शुतुरमुर्ग ने मेरा पीछा किया था, है ना? पलकें झपकाते हुए अनाया हक्की बक्की रह गई। एक्सक्यूज मी, पीछा किया? एक शुतुरमुर्ग ने? सीरियसली, ये कहाँ हुआ? कबीर ने अनाया की ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव देखकर हंस पड़ा। उसने अपनी आंखें सड़क पर वापस कर लीं। एक मुस्कान उसके होठों पर खींच गई जब उसने समझाया। ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। मैं एक वन्यजीव अभयारण्य गया था। किसी ने मुझे बताया था कि शुतुरमुर्ग हानिरहित होते हैं अगर तुम उन्हें उकसाओ नहीं। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अनाया ने शक से पूछा, क्या तुमने उस पक्षी को परेशान किया था, एडी? कौन जानता है, शायद बहुत छोटे और उत्साही कबीर ने सोचा होगा कि शुतुरमुर्ग को छूना एक अच्छा विचार है, या कुछ और हुआ था? हा, नहीं। कबीर ने अपना सिर हिलाया। उसके लाल बाल उसके माथे पर लहरा रहे थे। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। उस पक्षी ने बस मुझे देखा और नाराज हो गया। उसने बिना किसी कारण के मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। अनाया हाँफ गई और फिर वो हंस पड़ी। तुम भागे? मुझे बताओ कि तुम भागे। बेशक, मैं भागा। कबीर जोर से हंसा, कुछ साल पहले की याद से मनोरंजन करते हुए। उसकी हंसी स्पीकरों द्वारा बजाए जा रहे संगीत को दबा गई। एनी, क्या तुमने कभी शुतुरमुर्ग को करीब से देखा है? उफ, वे हत्यारे पैरों वाले पंख वाले डायनासोर की तरह होते हैं।
इंसान उनसे तेज नहीं भाग सकते। मैं लगभग अपने पैरों पर गिर गया था और उसका शिकार बन गया था। सौभाग्य से एक गाइड ने उसका ध्यान भटका दिया। कांपते हुए कबीर ने एक निराश आह भरी। अब याद करके उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसे अभी भी याद था कि स्थिति कितनी घबराहट वाली थी। अनाया ने अपनी आंखें कुछ बार झपकाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसना जारी रखे या नहीं। अपना सिर हिलाते हुए वह मजाक में कहे बिना नहीं रह सकी, ये हास्यास्पद है। एडी, तुमने एक शुतुरमुर्ग को नाराज कर दिया। मुझे बताओ इसके बारे में, कबीर ने कराहते हुए कहा, बेबस होकर मुस्कुराते हुए। ये पहली और आखिरी बार नहीं था जब जानवरों के साथ मेरी किस्मत सबसे खराब रही। ओह, और क्या हुआ? अनाया की रुचि पूरी तरह से बढ़ गई थी। कबीर से नजरें हटाए बिना उसने इंतजार किया कि वो उसे अपनी यात्राओं के बारे में और कहानियां सुनाए। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गोताखोरी करने गया था तो एक विशेष रूप से आक्रामक मछली ने मेरा पीछा किया था, कबीर ने सोचने के बाद कहा। एक मछली? अनाया ने अपना सिर झुकाया। उसने अनजाने में अपनी आवाज़ धीमी कर ली। किस तरह की? मुझे मत बताना। यह एक शार्क थी? अनाया ने पहले कभी शार्क का सामना नहीं किया था, लेकिन उसने अक्सर खतरनाक समुद्री मांसाहारियों के बारे में खबरों से सुना था। कुछ हमले घातक थे, जबकि अन्य ने पीड़ितों को लापता अंगों या भारी चोटों के साथ छोड़ दिया था। एक टाइटन ट्रिगरफिश, कबीर ने एक फुफकार के साथ बुदबुदाया, जैसे कि अभी भी एक द्वेष पाले हुए हो। निर्दोष दिखती है जब तक कि वह तुमसे नफरत करने का फैसला नहीं कर लेती। अनाया हाँफ गई। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने तुम पर हमला किया? क्या तुम्हें चोट लगी? मैं बाल बाल बचा। मुझे नाव तक वापस जाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा तैरना पड़ा। कबीर ने कंधे उचकाए। गोताखोरी प्रशिक्षक ने मुझे बाद में बताया कि मैं शायद उसके घोंसले के क्षेत्र के बहुत करीब चला गया था। वे अपने इलाके की रक्षा पागलों की तरह करते हैं, जाहिर तौर पर। अपना सिर हिलाते हुए एक बार फिर अनाया को समझ नहीं आया कि हंसे या नहीं। उसने बताया, उसकी आवाज़ बेबस थी, तुम्हारा पीछा एक शुतुरमुर्ग और एक मछली ने किया है। आगे क्या? क्या किसी याक या बैल ने भी ऐसा किया? अनाया के शब्दों ने कबीर को हंसा दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जानवरों के साथ मेरी खराब किस्मत के बारे में बहुत हो गया। ओह, क्या मैंने कभी तुम्हें उस समय के बारे में बताया जब मैं मोरक्को के एक बाजार में खो गया था और गलती से किसी के घर में पहुंच गया था? तुम किसी के घर में घुस गए थे, जानबूझकर नहीं। कबीर ने अपना बचाव किया। उसकी आवाज़ में अभी भी हंसी थी। घुमावदार गलियों ने मुझे भ्रमित कर दिया। मुझे लगा कि मैं एक दुकान में प्रवेश कर रहा हूँ, लेकिन अचानक मैं किसी के आंगन में था। अनाया ने अपना चेहरा ढक लिया। फिर से हंसते हुए उन्होंने क्या किया? मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पीछा डंडे से नहीं किया गया। वे बस मुझे घूरते रहे, दंग रह गए। कबीर ने स्वीकार किया, मुझे लगा कि मुझे डांट पड़ेगी, सच में। फिर अंदर की बुजुर्ग महिला ने बस मुझे अंदर आने का इशारा किया और मुझे चाय पिलाई। अनाया का जबड़ा गिर गया। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, उसे मुझ पर दया आ गई होगी, कबीर ने हंसते हुए कहा। उसका पोता अच्छी अंग्रेजी बोलता था। उसने मुझे वापस अपना रास्ता खोजने में मदद की, लेकिन उसकी दादी ने मुझे स्वादिष्ट पेस्ट्री और पुदीने की चाय से भरने से पहले नहीं। अनाया ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली को अपने माथे पर फेरा, कबीर को घूरते हुए, जिसने उसे एक शरारती मुस्कान दी। एडी, तुम हमेशा इन स्थितियों में कैसे पहुंच जाते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रभावित होऊं या डरूं। अपनी भौहें चढ़ाते हुए कबीर मुस्कुराया, शायद दोनों, लेकिन हे, अब मेरे पास बताने के लिए अच्छी कहानियां हैं। खुश होकर अनाया की हंसी एक गर्म मुस्कान में बदल गई। यह निर्विवाद है। मुझे यकीन है कि आंटी फेलिसिया राठौर, जब भी तुम उन्हें अपने दुस्साहसिक कारनामों के बारे में बताते हो तो तुम पर बरस पड़ती हैं। हाँ, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। मेरे कान से खून बहने लगेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आंटी मुझे आसानी से नहीं जाने देंगी। हा हा हा। जैसे ही जोड़ी उस आदमी के दुस्साहसिक कारनामों पर कुछ हंसी साझा करती है, ट्रक एक्सप्रेसवे पर लुढ़कता रहा। गर्मी की सुबह उनके आगे उज्ज्वल और अंतहीन थी। अनाया को आखिरकार नींद आ गई, जिससे उसने एक छोटी सी झपकी ले ली। कबीर ने प्लेलिस्ट को सॉफ्ट कंट्री गानों में बदलने के बाद आवाज़ कम कर दी। सुखदायक धुन ने गाड़ी को भर दिया। डैशबोर्ड स्क्रीन पर नज़र डालते हुए कबीर ने रेस्ट एरिया तक पहुंचने से पहले अनुमानित समय को देखा। इसमें उन्हें 45 मिनट और लगेंगे। एक्सप्रेसवे शहर की सड़कों की तरह भीड़भाड़ वाला नहीं था, जो बहुत पीछे रह गई थीं। घुमावदार पहाड़ियों की हरी भरी हरियाली और सुनहरे गेहूं के खेत क्षितिज तक फैले हुए थे। मूनविल और एम्बरवुड, क्या मेरी पहली और आखिरी यात्रा को सालों हो गए हैं? कबीर की पन्ना जैसी आंखें एक पल के लिए अनाया के सोते हुए चेहरे पर टिकीं और फिर उसने अपना ध्यान आगे सड़क पर वापस कर लिया। वह उत्तर में मूनविल गांव में पहली बार पैर रखने के समय को याद किए बिना नहीं रह सका। कबीर ने शुरू में एम्बरवुड का दौरा किया था। किसी ने उसे पहचाना या याद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अनाया और मिसेस शर्मा के लिए ऐसा किया। उन्होंने उल्लेख किया कि लड़की और उसकी दादी पहले ही जा चुके थे।
फिर कबीर मूनविल की ओर बढ़ा, केवल ये जानने के लिए कि अनाया पहले ही गांव छोड़ चुकी थी। एक निवासी ने उल्लेख किया कि शर्मा उसका असली परिवार नहीं थे। ये खबर सुनकर कबीर हैरान रह गया। यह उसकी उम्मीदों से परे कुछ था। अफसोस की बात है कि उसने गांव वाले से गहराई से विवरण नहीं सीखा। उसके दादाजी बूढ़ी मिसेस शर्मा की देखभाल के लिए किसी को काम पर रखते हैं। लड़की आमतौर पर छुट्टियों के दौरान मिलने आती है। उसका परिवार बहुत अमीर है। अनाया बहुत भाग्यशाली है। फिर भी वो यहाँ हमें नहीं भूलती। उसके दादाजी ने धन्यवाद के रूप में यहाँ कुछ पुराने घरों का पुनर्निर्माण करने में मदद की है। कबीर ने अनाया के बारे में और जोर नहीं दिया। ये जानकर कि उसके अतीत की छोटी लड़की उसके अमीर असली परिवार द्वारा मिल गई थी, उसे खुशी हुई। उसका मानना था कि उसका जीवन बेहतर के लिए बदल गया था। अपनी कृतज्ञता चुकाने के इरादे ने कबीर को अपनी खोज शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वह अनाया और मिसेस शर्मा के जीवन में सकारात्मक बदलावों के बारे में जानकर बहुत आभारी था। यह मानते हुए कि वह महिला अपने नए पाए गए असली परिवार के साथ खुशी से रहती थी, कबीर ने अपनी खोज बंद कर दी। चाहे वह उससे व्यक्तिगत रूप से कितना भी मिलना चाहता हो, वह अभी भी सतर्क था। आखिरकार उसकी उपस्थिति उसे अप्रिय स्मृति को याद करने के लिए प्रेरित कर सकती थी। दुर्भाग्य से जो उसने कल्पना की थी वह सच्चाई से बहुत दूर थी, जिसने उसे उसके पास पहुंचाया, और वास्तविकता भी, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी चचेरी बहन थी। वास्तव में भाग्य एक रहस्यमय चीज थी। कबीर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मायरा राठौर की नई दोस्त अनाया मल्होत्रा होगी, जिसे वह ढूंढ रहा था। उसकी चचेरी बहन ने उसे उस महिला के नए जीवन के बारे में भी विवरण दिया था। निश्चित रूप से अनाया को सबसे अच्छी वित्तीय स्थिरता मिली, लेकिन मल्होत्रा परिवार की उदासीनता के कारण उसे अपनी मानसिक शांति का व्यापार करना पड़ा। सौभाग्य से उसके पास विक्रम ओबरॉय थे। क्या मैं उसे जल्द ही अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन क्या होगा अगर वो मुझे जाने के लिए कहेगी? कबीर के पास अनाया के कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड बनने की पेशकश करने के बाद बहुत सारी चिंताएं थीं। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह उससे बहुत नाराज होगी, और यह जानने के बाद कि वह कौन था, उसे धोखा भी महसूस होगा। फिर भी वह स्वार्थी था। वह अपने इस पहलू से इनकार नहीं कर सकता था। वह सालों तक परछाई में रहने के बाद अनजान उसके पास पहुंचा। जो उसके अतीत की छोटी दोस्त के लिए चिंता और कृतज्ञता के रूप में शुरू हुआ था, वह अंततः गहरी भावनाओं में बदल गया। बस आत्मदया में मत डूबो। हल्की सी मुस्कान के साथ कबीर ने अपनी चिंता को अपने भीतर की लताओं को भड़कने से रोकने की कोशिश की। अभी के लिए वह केवल उस रास्ते पर चल सकता था जिसे उसने चुना था। अगर वह फंस गया तो उसे विश्वास था कि वह बाधाओं को दूर कर सकता है या दूसरे रास्ते खोज सकता है। कबीर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, कभी कभी अनाया की ओर देखता रहा। उसे याद आया कि उसने उत्तर के आधे रास्ते में अगले ड्राइवर के रूप में बदलने की पेशकश की थी, लेकिन उसने इसे लेने का इरादा नहीं किया। पलकें झपकाते हुए कबीर ने संक्षेप में अनाया की ओर देखा। उसने एक जम्हाई ली, अपनी झपकी से जाग उठी। उसे अपनी आंखें मलते देख वो हंस पड़ा। अब जाग गई, स्लीपिंग ब्यूटी। अनाया ने अपनी बाहें फैलाई, अपनी बची हुई नींद को दूर करने की कोशिश करते हुए। धीरे से हंसते हुए उसने अपना सिर घुमाया, कबीर को घूरते हुए। कितनी अच्छी नींद आई, अब मुझे फिर से भूख लग रही है। हा, हम जल्द ही अपने पहले पड़ाव पर पहुंचेंगे, 15 मिनट में। अनाया शर्माते हुए मुस्कुराई। उसने कुछ पानी पिया, अपनी प्यास बुझाते हुए। वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। जल्द ही ट्रक रेस्ट एरिया में घुस गया। एक छायादार पेड़ के नीचे एक सहज पड़ाव पर आकर, सप्ताह का दिन होने के कारण रेस्ट एरिया में बहुत से आगंतुक नहीं थे। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा, सोचते हुए कि यह क्षेत्र कितना मनोरम था। अनाया ने भी ऐसा ही किया। हरी भरी हरियाली से घिरा, ऊंचे पेड़ों की बहुतायत गर्मी की हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। रंगीन फूलों की क्यारियां रास्तों के किनारों पर पंक्तिबद्ध थीं। एडी, जल्दी करो, बाहर निकलो। अनाया पहले ही ट्रक से नीचे उतर चुकी थी, उत्सुकता से कबीर को गाड़ी से उतरने के लिए कह रही थी। ठंडी हवा ने उसके लंबे बालों को बिखेर दिया, ताजी कटी घास की महक को फूलों की खुशबू के साथ मिला दिया। कबीर बेबस होकर हंसा। ट्रक से बाहर निकलते हुए उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। अनाया ने गाड़ी का चक्कर लगाया, उसकी ओर बढ़ते हुए। मैंने तुमसे कहा था, है ना? अनाया ने अपना खिला हुआ चेहरा ढक लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह एक अच्छा पड़ाव है, शानदार नज़ारे, अच्छा खाना और मनोरंजन भी। देखो, उनके पास एक प्ले एरिया है। कबीर की आंखें उस ओर गईं जहां अनाया ने इशारा किया था। उसने बाढ़ से घिरे गेम जोन को देखा। बच्चों के लिए जंगल जिम के अलावा रेस्ट एरिया में एक बेसबॉल ट्रैक और एक बास्केटबॉल कोर्ट भी था। अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए कबीर ने अपनी भौहें चदाईं। बेसबॉल? खाने के बाद 1 या 2 राउंड खेलना चाहोगी? तुम बेसबॉल खेलते हो? अनाया ने पूछा, मन ही मन सोचते हुए कि क्या ये कबीर की कई छिपी प्रतिभाओं में से एक और थी। थोड़ा बहुत। कबीर के होंठ एक मुस्कान में फैल गए।
उसने मजाक में कहा, खैर, मैं तुम्हें एक और एपिसोड देखने दूंगा कि तुम्हारा हाउस हस्बैंड कितना महान है। तुम क्या सोचती हो? कबीर की टिप्पणी ने अनाया के होंठों से हंसी छीन ली। अपनी भौहों में से एक को उठाते हुए उसने जवाब दिया, उसका लहजा चंचल था। मैं इसके लिए ना नहीं कहूंगी। ये कौन सा एपिसोड है, 19वां या 37वां? तुम गलत हो। कबीर ने अपना सिर हिलाया, यहाँ तक कि अपनी तर्जनी को हिलाकर एक इशारा भी किया। यह 99वां है। कबीर को घूरते हुए अनाया ने खुले तौर पर उपहास किया। उस आदमी ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी प्रतिक्रिया से खुश होकर उसकी हंसी हवा में गूंज उठी, पार्किंग लॉट में फैल गई। अनाया और कबीर पहले अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए फूड कोर्ट की ओर बढ़े। विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल और 2 छोटे रेस्टोरेंट उनका इंतजार कर रहे थे। काफी देर सोचने के बाद अनाया और कबीर ने एक एक शौरमा लिया। उन्होंने साझा करने के लिए एक बैग फ्राइज और एक कटोरी कटी हुई स्ट्रॉबेरी भी खरीदी। चलो वहां बैठते हैं। अनाया ने एक बड़े पेड़ के नीचे एक आरामदायक पिकनिक टेबल की ओर इशारा किया। उसके दोनों हाथ भरे हुए थे, जिसमें आइस्ड लीची ब्लैक टी का एक लंबा कप भी शामिल था। ओके, कबीर आसानी से मान गया। वह अपने हाथों में कागज के थैलों में अन्य भोजन ले जा रहा था। अनाया और कबीर बेंचों पर बैठ गए। भोजन मेज पर फैला हुआ था। हरे भरे और फैले हुए पत्तों ने उन्हें गर्मी के सूरज की गर्मी से ठंडी राहत दी। अनाया ने अपने बालों को एक जूड़े में बांध लिया जब हवा बार बार उसके बालों को उसके चेहरे पर चिपका रही थी। उसने उत्सुकता से शौमा को खोला। मसालेदार भुने हुए मांस की उसकी धुएं वाली महक हवा में फैल गई। वाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बिना समय बर्बाद किए अनाया ने अपना पहला निवाला लिया। शौमा कितना स्वादिष्ट था, ये देखकर उसकी आंखें खुल गईं। वह लगभग उत्साह में नाचने लगी थी। बीफ को मसालों के साथ पूरी तरह से मैरिनेट किया गया था और फिर भुना गया था। इसका मांस रसदार और कोमल था, जिसके किनारे कुरकुरे और जले हुए थे। ये नमकीन और तीखी चटनी और नरम फ्लैट ब्रेड के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। कबीर ने अनाया को लुढ़की हुई फ्लैट ब्रेड डिश का आनंद लेते देख हंसने से परहेज किया। उसने भी शौमा में अपने दांत गड़ाए, उसका पेट भरने के लिए उत्सुक था। अनाया और कबीर ने एक आरामदायक चुप्पी में खाया। अन्य आगंतुकों से अस्पष्ट बातचीत और हंसी हवा के साथ बह गई। हवा बह गई, उनके भूरे और लाल बालों को पकड़ते हुए। क्या तुमने पहले कभी बेसबॉल खेला है? कबीर ने अपना आधा शौमा खाने के बाद पूछा। उसने बेसबॉल ट्रैक की ओर देखा और फिर अपनी आंखें फिर से अनाया के चेहरे पर टिका दी। अनाया ने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया जब कबीर ने उससे सवाल पूछा। कप नीचे रखते हुए उसने कहा, कभी नहीं। क्यों? क्या तुम मुझे सिखाओगे? कबीर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक थी। उसने शरारत से जवाब दिया, मेरे शिक्षण कौशल दिखाने का समय। मेरा विश्वास करो, तुम कुछ ही समय में एक प्रो बन जाओगी। अनाया जोर से हंस पड़ी। बेबसी में अपना सिर हिलाते हुए उसने कबीर को सार्थक रूप से मुस्कुराया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कैसे खेलते हो, ये दिखाना काफी है। तुम अपने कोचिंग कौशल के बारे में भी डींग मारना चाहते हो? बिना किसी शर्म के कबीर ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। बेशक। अगर तुम्हारे साथ नहीं तो मैं अपनी प्रतिभा के बारे में किसके साथ डींग मारूंगा? अनाया के गालों से गर्मी की एक लहर निकली। उसने जल्दी से आइस टी का एक और घूंट लिया, अचानक और गर्म महसूस करते हुए। किसी तरह उसकी आखिरी टिप्पणी ने उसके दिल में कुछ हलचल मचा दी। क्या तुम झपकी नहीं लोगे? अनाया ने विषय बदल दिया। उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। तुमने सुबह से आराम नहीं किया है। बस मुझे यहां से गाड़ी चलाने दो। मूनविल स्थित प्रांत तक पहुंचने से पहले उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अनाया ने उस परिवार को सूचित कर दिया था जो मिसेस शर्मा के घर की देखभाल करता था, आज उसके आगमन के बारे में। कैम्बल परिवार अनाया और मिसेस शर्मा के लिए एक अच्छा पड़ोसी था जब वे पहली बार मूनविल चले गए थे। मिस्टर और मिसेस कैम्बल वहां अकेले रहते थे। बाकी लोग बाहर चले गए थे। मिसेस शर्मा की मृत्यु के बाद अनाया ने घर की देखभाल के लिए कैम्बल पर भरोसा किया, जिसमें रखरखाव के पहलुओं को संभालना भी शामिल था। वह उन्हें हर महीने अच्छी खासी रकम देती थी, ये जानते हुए कि अब जब मिस्टर और मिसेस कैम्बल सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उन्हें मुआवजे से लाभ होगा। मैं बस यहाँ एक छोटी सी झपकी लूंगा। कबीर ने अपना सिर हिलाया। उसके होंठ एक मुस्कान में बदल गए। लेकिन पेशकश के लिए धन्यवाद, एनी। कबीर के शब्द सरल थे, लेकिन उनमें एक अंतिम निर्णय का संकेत था। अनाया ने विषय छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि शायद वह उसके कीमती ट्रक को चलाने में सहज नहीं होगा। वह जानती थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। जितनी चाहे उतनी झपकी ले लो। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अनाया मुस्कुराई, कबीर पर एक सार्थक तिरछी नजर डालते हुए। तुम्हारे पास अभी भी अपने बेसबॉल कौशल दिखाने का समय है। कबीर के होंठों से हंसी छूट गई। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, वह बेशक। मैं उसे नहीं भूलूंगा। अनाया ने कंधे उचकाए, कबीर पर एक सार्थक तिरछी नजर डालते हुए।
वह आदमी बस हंसा और फिर अपने शौमा का एक और निवाला लिया। उसने भी खाना जारी रखा। अपना भोजन समाप्त करने के बाद कबीर ने बेंच पर अपनी पीठ टिका दी, उसकी लंबी टांगें किनारों से लटक रही थीं। अनाया ने चुपचाप उस आदमी को झपकी लेते हुए देखा और फिर अपना फोन चेक किया। अनाया ने एक्सप्रेसवे के साथ ली गई कुछ तस्वीरें मायरा और विक्रम ओबरॉय को भेजीं। एक विचार आने पर वह चुपचाप उठी और अपने कैमरा फोन को सोते हुए कबीर की ओर रखने लगी। गर्मी की हवा उस आदमी के लाल बालों से खेल रही थी जब वह बेंच पर लेटा था, एक हाथ उसके माथे पर और दूसरा उसके पेट पर टिका था। उसकी छाती एक स्थिर लय में उठ और गिर रही थी। किरणें सरसराती पत्तियों के माध्यम से छन रही थीं, कबीर के चेहरे पर गर्म रोशनी और छाया डाल रही थीं। हालांकि केवल कुछ मिनट ही बीते थे, वह पहले से ही अपनी गहरी नींद में लग रहा था। वह दिखता है कुछ कुछ लड़के जैसा। अनाया ने चुपचाप कुछ तस्वीरें खींची। वह इस बात से खुश थी कि कबीर कितना आरामदायक दिख रहा था। उसके कठोर चेहरे के भाव भी बहुत नर्म हो गए थे। काश वह देख पाती कि उसके होठों पर कितनी कोमल मुस्कान थी। उसकी आंखों में रोशनी भी तेज हो गई और फिर उस आदमी को देखते हुए कोमलता से नर्म हो गई। मैं केवल ये वाली भेजूंगी। अनाया ने कबीर की सोती हुई तस्वीरों में से एक को चुना और फिर उन्हें अपनी दोस्त और अपने दादाजी के चैट पर भेज दिया। अपने होंठ सिकोड़ते हुए उसने शर्माते हुए अपने फोन गैलरी में उस आदमी की अन्य तस्वीरों को देखा। वह उसे यह जानने नहीं दे सकती थी कि उसके पास ये तस्वीरें हैं। जब कबीर आखिरकार कुछ देर बाद उठा, तो वह इस बात से अनजान था कि अनाया ने क्या किया था। अपनी बाहों और पैरों को फैलाते हुए उसने उसकी ओर देखा, उसे अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए पाया। बेसबॉल का समय। अनाया हंस पड़ी। ये देखकर अजीब लगा कि कबीर, जिसका चेहरा अभी भी नींद में था, फिर से बेसबॉल खेलने के बारे में बात कर रहा था। ही, तुम अभी भी वही सोच रहे हो? चलो चलें। कबीर ने पास के नल पर जल्दी से अपना चेहरा धोया। फिर उसने अनाया को ट्रैक की और उसका पीछा करने का इशारा किया। उसने अपना सिर हिलाया, उसके मुस्कुराते होंठों पर बेबसी छाई हुई थी। सोलो बेसबॉल ट्रैक में एक स्वचालित पिचिंग मशीन के साथ एक बंद बैटिंग केज का एक सरल सेटअप था। दो ट्रैक पर कब्जा था। वे तीसरे की ओर बढ़े। पहले कोशिश करना चाहोगी? कबीर ने अनाया की ओर देखा, उसे एक विचारशील रूप देते हुए। अनाया घबराकर हंसी। मैंने पहले कभी नहीं खेला। अब शुरू करने का और भी बड़ा कारण। कबीर ने अनाया को एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और एक बल्ला उठाया। उसका वजन परखने के बाद उसने उसे महिला को सौंप दिया। अनाया हिचकिचाई, लेकिन फिर भी बल्ला ले लिया। यह उसकी अपेक्षा से भारी लगा। उसने अनाड़ीपन से हैंडल पकड़ा, अनिश्चित कि कैसे खड़ा होना है। एक बल्ले का वजन वितरण एक धनुष की तुलना में अलग था। फिर भी उसकी प्रशिक्षित मांसपेशियां इसे संभाल सकती थीं। अपनी ठोड़ी को 2 बार थपथपाते हुए कबीर हंसा। ठीक है, चलो पहले उस मुद्रा को ठीक करते हैं। चिन्हित स्थान पर खड़े हो जाओ। ओके। चौकोर आकार के चिन्हित स्थान पर कदम रखते हुए अनाया ने कबीर को अपने पीछे आते देखा। उसने अपनी बाहें फैलाईं, धीरे से अपनी चौड़ी हथेलियों को उसके ऊपर रखा, उसकी पकड़ को समायोजित करते हुए। अनाया निकटता पर अकड़ गई। गर्मी उसकी गर्दन तक चढ़ गई जब कबीर की गर्म सांस ने उसके कान को गुदगुदाया। उसकी परिचित महक भी अचानक तेज हो गई। यह, मेरे दिल ने अंदर इतनी बड़ी छलांग क्यों लगाए? अनाया ने अपनी आंखें अपनी पकड़ में रखे बल्ले पर टिका दी, खुद को कबीर की ऊंची पूरी उरूम के पीछे ज्यादा परेशान न करने की कोशिश करते हुए। उसकी चौड़ी हथेलियां अभी भी उसकी हाथों की पीठ पर धीरे से टिकी थीं। अपनी पकड़ ऐसे ही रखो। अब अपने पैरों को थोड़ा फैलाओ। पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर, कबीर ने अनाया से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, और अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ो। अपने कंधों को ढीला छोड़ो। अनाया ने सांस छोड़ी, दूरी के लिए चुपचाप आभारी। कबीर की गर्मी अभी भी बनी हुई थी, उसके शरीर को घेरे हुए। उसने कसम खाई कि उसने अनजाने में थोड़ी देर पहले अपनी सांस रोक ली थी। ऐसे, अनाया ने कबीर के निर्देशों का पालन किया, उसकी पकड़ हैंडल पर आरामदायक थी। उसने उसे एक विचारशील सिर हिलाया, उसकी मुद्रा से संतुष्ट। गेंद पर अपनी नजर रखो, एनी। जब गेंद आए तो बहुत जल्दी मत झूलो। तुम्हारा हाथ आंख का समन्वय अच्छा है, लेकिन यह अभी भी अपने धोखेबाज एक्स पर चाकू फेंकने से अलग है। कबीर ने बहुत विश्वास के साथ बात की। अनाया के तीरंदाजी और डार्ट फेंकने के कौशल के साथ उसके पास मौजूद सटीकता के बारे में सोचते हुए, वह जानता था कि वह अपने झूले को संभाल सकती है। अनाया ने शरारत से कबीर को घूरा, जिससे वह हंस पड़ा। वह स्पष्ट रूप से उस समय का जिक्र कर रहा था जब उसने ध्रुव सिंघानिया पर अपना कटलरी चाकू निशाना साधा था। मुझे अंतर सिखाओ, फिर, अनाया ने कहा, अचानक कबीर को अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट दिखाने के लिए उत्सुक। वह आगे पिचिंग मशीन पर धूर्त ध्रुव की कल्पना किए बिना नहीं रह सकी। अनाया के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर कबीर ने शांति से समझाया, तीरंदाजी के साथ, तुम एक स्थिर लक्ष्य पर निशाना साध रही हो, जब तक कि वह घुड़सवारी वाला न हो। तुम अपनी गति से डोरी खींचती हो।
अनाया ने चुपचाप कबीर को अपने करीब आते देखा, बल्ले के लिए पहुंचते हुए। वह सीधी हो गई। उसने बल्ले को एक छोटा सा घुमाया और फिर उसे फिर से उसकी ओर बढ़ा दिया। बेसबॉल के साथ, ये सब समय, मुद्रा और झूले की यांत्रिकी के बारे में है। बेशक, सटीकता भी मायने रखती है। बस, यह अलग तरह से काम करता है। गेंद आती है चाहे तुम तैयार हो या नहीं। अपना सिर झुकाते हुए, अनाया ने कबीर के शब्दों को अपने मन में बसने दिया। उसने उसकी व्याख्या की पूरी तस्वीर पकड़ ली थी, जिसमें ये कल्पना भी शामिल थी कि एक बेसबॉल खिलाड़ी आमतौर पर कैसे काम करता है। मैं पूरी तरह से अपनी सटीकता पर भरोसा नहीं कर सकती, है ना? हाँ, तुम्हें तेजी से प्रतिक्रिया करने की जरूरत है, लेकिन अपने समय का भी ध्यान रखना होगा। कबीर मुस्कुराया, ये जानकर खुश हुआ कि अनाया उसका मतलब समझ गई थी। चिंता मत करो, एनी। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। यह एक चुनौती की तरह लगता है, अनाया ने गुनगुनाया। उसने अपनी मुद्रा को एक बार फिर से समायोजित करते हुए बल्ले को और मजबूती से पकड़ा। क्या मैं अब सिक्के डालूं? चलो 3 राउंड करते हैं। कबीर ने पिचिंग मशीन की ओर इशारा किया। अनाया ने सिर हिलाया, उसकी नजरें दृढ़ थीं। जितना अधिक उसने दूसरे ट्रैकों से गेंदों से टकराने वाले बल्लों की कर्कश आवाज सुनी, उतना ही उसका दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। आवश्यक सिक्के डालने के बाद, कबीर मशीन से कुछ कदम दूर चला गया। उसने अनाया को एक थम्स अप दिया, उसकी मुद्रा का जिक्र करते हुए। मशीन ने एक घरघराहट की पहली गेंद को लॉन्च किया। अनाया की आंखें गेंद की तेज गति का पीछा कर रही थीं, बल्ले को घुमाते हुए और अनाया ने भौहें सिकोड़ी, गेंद को अपने सिर के ऊपर से जाते हुए, ऊंची बाड़ से टकराते हुए देखा। वह इसे चूक गई क्योंकि उसने 1 सेकंड देर से झूला था। बुरा नहीं है, कबीर हंसा। अनाया के गेंद को हिट करने में विफल रहने के बावजूद उसका चेहरा खिला हुआ था, लेकिन तुम हिचकिचाई। अनाया ने फुफकारा। उसने अपनी मुद्रा को समायोजित किया, मैं तैयार नहीं थी। अगली गेंद आई। अनाया ने इस बार बहुत जल्दी झूला, अपने लक्ष्य को पूरी तरह से चूक गई। धैर्य एक गुण है, एनी, कबीर ने छेड़ा, उसका लहजा मनोरंजन से भरा था। गेंद तुमसे भाग नहीं जाएगी। अनाया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये सोचते हुए कि छोटी गेंद कितनी कष्टप्रद हो सकती है। अपना सिर हिलाते हुए, उसने घोषणा की, एक और। मैं अभी तक हार नहीं मानूंगी। मशीन ने एक घरघराहट की, एक बार फिर अनाया की ओर एक गेंद फेंकी। उसकी नजरें केंद्रित थीं, जैसे एक तीर का निशाना लगाना या एक डार्ट फेंकना। उसने गेंद के उसके स्ट्राइक जोन में प्रवेश करते ही सुचारू रूप से झूला। क्रैक! बल्ले ने गेंद को एक तेज, संतोषजनक ध्वनि के साथ मारा, जिससे वह लेन के नीचे उड़ गई। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। अनाया 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई और फिर वह उत्साह से ऊपर नीचे कूदने लगी। उसकी उंगली गेंद की ओर इशारा करती रही। कबीर ने एक सीटी बजाई, गर्व की भावना उसके दिल में भर गई। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए, उसने कहा, देखो, तुम एक नौसिखिए के लिए बुरी नहीं हो। अनाया ने पलकें झपकाईं, अपनी नजरें जहां गेंद गई थी वहां से हटाकर कबीर पर टिका दी। वह मुस्कुराई, उसके होंठ एक विजयी मुस्कान में बदल गए। ही, सबसे अच्छे कोच के लिए धन्यवाद। कबीर हंसा, कंधे उचकाते हुए। वह मशीन से दूर चला गया, अनाया की ओर बढ़ते हुए। अब मेरी बारी है, मुझे लगता है। अनाया के मुंह से हंसी निकल गई, कबीर की उत्सुकता से खुश होकर। उसने बल्ला उसे सौंप दिया, उसे एक क्षण में देखने के लिए भी उत्साहित। मैं सिक्के डालूंगी। अनाया पिचिंग मशीन की ओर भागी, कबीर के साथ जगह बदलते हुए। उसने जल्दी से आवश्यक सिक्के फेंके और फिर घूमी, उसकी आंखें उस पर लौट आईं। कबीर चिन्हित स्थान पर कदम रख चुका था। उसने अपने कंधे घुमाए, बल्ले को अभ्यस्त सहजता से पकड़ा। पिचिंग मशीन ने एक घरघराहट की, उसकी यांत्रिक गुनगुनाहट हवा में भर गई। अनाया मशीन से ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी, उस आदमी को ध्यान से देख रही थी। वूश! मशीन ने गेंद को बाहर निकाला, एक सफेद धुंध कबीर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसने एक तरल गति में बल्ला घुमाया। उसके लाल बाल गति के साथ हिल गए। क्रैक! गेंद हवा के माध्यम से गोली की तरह निकली, सोलो ट्रैक की छत से टकराए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अनाया ने पलकें झपकाईं, क्षण भर के लिए सांस लेना भूल गई। कबीर की सरासर सटीकता और सहज शक्ति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। कबीर अपनी मुद्रा में लौटते हुए मुस्कुराया। अनाया पर नजर डालने से पहले फिर से मशीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उसने कहा, तुम घूर रही हो, एनी। चकित हो गई, है ना? कबीर की आवाज में स्पष्ट छेड़छाड़ ने अनाया के गालों पर गर्मी ला दी। अपनी हथेलियों को मुट्ठी में भींचते हुए, उसने जवाब दिया, तुम इसे इतना आसान बना देते हो। बेशक, मैं चकित हूं। अनाया शुरू में कबीर को घूरने से इनकार करना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना मन बदल लिया। जो उसने कहा वह सच था। उसे इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। है ना? मैंने तुमसे सालों पहले बेसबॉल खेला है, कबीर ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। दूसरी गेंद उसकी ओर बढ़ी, तुम्हारा पहली बार बुरा नहीं था। तुम जल्द ही मुझसे बेहतर करोगी।
क्रैक। एक बार फिर गेंद छत से टकराए और फिर गिर गई, जमीन पर उछलती हुई। अनाया ने चुपचाप अपनी आंखें कबीर से हटाकर गेंद पर टिका दी, उसे अपने पैरों के पास लुढ़कते हुए पाया। उसकी आवाज आत्मविश्वास और प्रोत्साहन से भरी थी और वह खुद पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर से खेलना चाहोगी, एनी? जरूर। अनाया और कबीर ने एक एक राउंड और खेला और फिर खेल खत्म कर दिया। गर्मी ने उन्हें पसीना पसीना कर दिया, लेकिन बल्ले से गेंद को सफलतापूर्वक मारने की खुशी सब पर भारी पड़ गई। वे ट्रैक छोड़ने के बाद वॉशरूम की ओर बढ़े और फूड कोर्ट के पास फिर से मिलने का वादा किया। दूसरे लोग आते जाते हुए गुजर रहे थे। क्या हम और ड्रिंक्स और स्नैक्स ले लें? कबीर ने पूछा, फूड कोर्ट के बाहर मिनी मार्ट की ओर इशारा करते हुए। लेना बेहतर रहेगा। अनाया तुरंत मान गई, ये सोचते हुए कि मूनविल पहुंचने से पहले उनके पास अभी भी घंटों थे। भले ही उन्हें थोड़ी भूख लगी हो, स्नैक्स उनकी भूख को शांत करने में मदद करेंगे। अनाया ने कुछ बैग स्नैक्स उठाए, जिसमें कुछ कुकीज, सूखे आम और पपीते भी शामिल थे। कबीर ने मिनरल वाटर की 2 बोतलें और कॉफी और चाय के कैन उठाए। जल्द ही जोड़ी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। एक बार फिर कबीर ने अनाया के ड्राइवर बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने मजाक में उसे अपनी सवारी के दौरान फिर से एक स्लीपिंग ब्यूटी बनने के लिए कहा। एक्सप्रेसवे उनके सामने अंतहीन फैला हुआ था, जिसके दोनों ओर ऊंचे देवदार और घुमावदार घास के मैदान थे। दोपहर के गर्मी के सूरज ने परिदृश्य पर एक सुनहरी चमक डाली। कबीर ने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा था, दूसरा आलस से गियर शिफ्ट पर टिका हुआ था। कार का इंटीरियर सॉफ्ट कंट्री गानों की धुन के साथ धीरे धीरे गूंज रहा था जो स्पीकरों से आ रहे थे। अनाया ने अपना सिर खिड़की से टिका दिया, दृश्यों को धुंधला होते हुए देखती रही। उसके होंठ एक मुस्कान में बदल गए जब उसकी नजरों ने एक्सप्रेसवे से बहुत दूर मनोरम ग्रामीण दृश्यों को देखा। जंगली फूलों ने खेतों को बिंदीदार बना दिया था, उनकी जीवंत पंखुड़ियां हवा में नाच रही थीं। लाल छतों वाले छोटे फार्म हाउसों के समूह घने बागों के पीछे से झांक रहे थे, उनकी चिमनियां चमकीले नीले आकाश के खिलाफ ऊंची खड़ी थीं। हम 2 घंटे में मूनविल पहुंच सकते हैं, या थोड़ा और। अनाया का मन उस गांव की ओर भटक गया जहां वह बड़ी हुई थी। जगह छोटी थी, लेकिन इसने उसे खुशी दी। उसे अभी भी वे दिन याद थे जब वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ती थी, तितलियों का पीछा करती थी और कुछ कीड़े पकड़ती थी। पहले ही सो गई। कबीर की आवाज, गहरी लेकिन शांत, ने अनाया को उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। वह हंसी और फिर अपनी नजरें उसकी ओर घुमाईं। अभी नहीं। क्यों? क्या तुम थक रहे हो? वे लगभग आधे घंटे पहले रेस्ट एरिया से निकले थे। अनाया कबीर द्वारा दोपहर के भोजन के बाद ली गई बहुत छोटी झपकी को याद किए बिना नहीं रह सकी। नहीं, कबीर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। संक्षेप में अनाया को देखते हुए उसने मजाक में कहा, मुझे स्लीपिंग ब्यूटी की रक्षा करनी है। मैं नहीं थकूंगा। हा, फिर से वह स्लीपिंग ब्यूटी। हंसते हुए अनाया ने शरारत से कबीर की बांह पर थप्पड़ मारा। वह आदमी उसके साथ हंसने लगा। ट्रक के अंदर का माहौल और भी नर्म हो गया। अनाया और कबीर ने इस बार ज्यादा बात नहीं की, संगीत को उनकी अनुपस्थित बातचीत के अंतराल को भरने दिया। थोड़ी देर बाद वे सड़क के किनारे एक छोटे से गैस स्टेशन पर रुके। कबीर बाहर निकला। उसने अपनी बाहों और पैरों को फैलाया और ग्रामीण परिदृश्य की ताजी मिट्टी की महक में सांस ली। अनाया भी ट्रक से उतरी। वह पंप क्षेत्र के चारों ओर घूमी जब कबीर ट्रक में ईंधन भर रहा था। वाहन एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे, उनके गूंजते इंजनों और लुढ़कते टायरों की गूंज फैला रहे थे। झींगुर लहराती ऊंची घास में चहक रहे थे, जो एक हल्की हवा से उड़ रही थी। अपनी कलाई घड़ी पर नजर डालते हुए अनाया ने अनुमान लगाया कि उनके पास लगभग 1 घंटा और है। उसने जल्दी से मिसेस कैम्बल के नंबर पर एक संदेश भेजा, जिसमें अधेड़ उम्र की महिला को अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया। मेरा हो गया, कबीर ने अपने बालों को फिर से बांधते हुए घोषणा की। वह अनाया के करीब आया। यहाँ से कुछ चाहिए? नहीं, हम अब जा सकते हैं। अनाया मुस्कुराई, ये सोचकर खुश हुई कि वह जल्द ही मूनविल पहुंच जाएगी। वापस कार में कबीर ने एक्सप्रेसवे के साथ गाड़ी चलाई और फिर एक निकास लिया, जिससे वे उत्तरी ग्रामीण इलाकों में और गहरे चले गए। जैसे जैसे वे मूनविल के करीब आते गए, दृश्य और भी बदलते गए। ऊबड़ खाबड़ भूमि के परे कोमल पहाड़ियां धुंधली घाटियों में लुढ़क गईं। घने जंगल साफ नीले आकाश की पृष्ठभूमि के साथ क्षितिज की ओर फैले हुए थे। ये जगह बस करामाती थी। ये सोचते हुए कि अनाया ने मूनविल के बारे में क्या सोचा, कबीर ने संक्षेप में उसे देखा और पूछा, मूनविल तुम्हारे लिए क्या खास बनाता है? इसके अलावा कि यह वह जगह है जहां तुम पहले रहती थी। कबीर ने अपने सवाल में अम्बवुड जोड़ने से खुद को रोका। उसने चुपचाप